नमस्कार साथियों। आज हम संधि के बारे में वन शॉट वीडियो के बारे में पढ़ेंगे कि संधि को हम 45 से 50 मिनट के अंतर्गत कैसे पूर्णतया पढ़ सकते हैं, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज संधि के बारे में मेरा मेन टारगेट रहेगा कि हम संधि को आज कंप्लीट कर पाएँ। और ये जो हिंदी का जो सिलेबस है उसमें जो ये संधि वर्ड है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। और ये जो वीडियो है ये किन किन कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा तो मैं बता दूं कि पटवारी, रीट, एसआई और आरएस मेंस, इन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और ये कोई ऐसे एज ए ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। जैसा मैं हिंदी को समझता हूँ, संधि को समझता हूँ, उसी हिसाब से आपको बताया गया है। और 40 से 50 मिनट में कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और जो मैं नियम बता रहा हूँ आपको बस वो पढ़ने हैं। और ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बहुत सारी पढ़ाने लग गया तो हो सकता है 4 घंटे ही कम पड़ जाएं, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल में हम संधि को कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं नियमों की सहायता से, और एक भी क्वेश्चन गलत ना हो संधि का, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको ज़्यादा थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो उनके लिए शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं संजय कुमार बांबू, और 2015 पटवारी में 163 ऑल राजस्थान रैंक थी। तो आज हम संधि के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि एक्चुअल में संधि क्या होती है और संधि के कितने प्रकार हैं और हर संधि में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। और आजकल क्योंकि एग्ज़ाम का ट्रेंड है, अपवाद ज़्यादा पूछने लगे, तो मैं 3 संधियों में ही अपवाद हैं मुख्यतः, तो उनकी भी चर्चा करूँगा। एग्ज़ाम आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की भी बात करेंगे। तो संधि से रिलेटेड हम आज ये क्वेरीज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरू कर रहे हैं। संधि का पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि संधि एक्चुअल में होती क्या है, फिर संधि कितने प्रकार की होती है। तो हम जानते हैं कि सभी भी कि संधि जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, कि एक्चुअल में जो संधि है वो संधि जो है 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो मैं वो लिखना चाहूँगा। तो देखो कि संधि अगर कहें तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और ये हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इसमें थोड़ी सी हम इसको अलग एडवांस लेवल पे भी ले जाएंगे इस परिभाषा को। तो 2 वर्ड होते हैं, एक तो संधि और एक होता है संधि विच्छेद। तो आजकल एग्जाम में संधि भी पूछते हैं और संधि विच्छेद भी पूछते हैं। तो संधि का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा आप मेल ही कराओगे, है ना। हम विच्छेद भी पूछ सकते हैं और आजकल ट्रेंड में विच्छेद भी पूछा जा रहा है। ठीक है। तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये जो मेल होगा, ये देखो इस वर्ड को समझने की जरूरत है कि जब भी 2 वर्ण मिलेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, कि ऐसे तो 2 वर्ण किसी को भी मिलाया जा सकता है क्या? प्रत्येक 2 वर्ण मिलाकर कोई चेंजेस करेंगे तो नहीं, फिक्स नियम है, वही 2 वर्ण मिलेंगे तो ही चेंजेस आएगा। और कुछ वर्णों के मिलने पर अर्थपूर्ण चेंज आते हैं। क्या चेंज आते हैं? अर्थपूर्ण परिवर्तन आते हैं। तो जो संधि में हम अर्थपूर्ण परिवर्तन ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हमने किन्हीं 2 वर्णों को मिला दिया, कोई अर्थ ही नहीं बना, तो वो संधि नहीं है। ठीक है ना। तो वो नॉर्मल एक शब्द हो जाएगा। तो अगर इसकी परिभाषा ये कहें कि 2 वर्णों के अर्थपूर्ण परिवर्तन जो होगा उसको हम संधि कहेंगे। कि 2 वर्ण जब भी मिलेंगे तो अर्थपूर्ण परिवर्तन जब आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि संधि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। हिंदी में संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। और फिर पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि के बाद हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम पहले इन 2 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन संधि छोटा सा, तो उसका 5-10 का मिनट का वीडियो अलग से लेकर आएंगे। अब स्वर संधि तो आजकल ज़्यादातर सभी को पता है। सर्वाधिक जो डाउट होता है बच्चों को व्यंजन संधि में होता है कि व्यंजन संधि में कभी नियम कुछ कह रहा है, कभी नियम कुछ कह रहा है। ज़्यादातर डाउट ये रहता है कि ते आएगा, दे आएगा, क्या परिवर्तन होगा। तो व्यंजन संधि को हम टोटल 11 नियमों में बांटा है, और मैंने जितना सरल तरीके से बांटने की कोशिश की उतना सरल तरीके से बांटा है। हर पढ़ाने वाले टीचर अलग अलग तरीका, लेकिन मैंने जितने भी नियम थे उन सारों को इकट्ठा करके 11 नियमों में बांट दिया कि यदि ये 11 नियम ढंग से पढ़ लिया जाए, इनके एग्जाम्पल पढ़ लिए जाए, तो व्यंजन संधि कभी भी गलत नहीं होगी। ऐसी स्वर संधि है। तो हम जानते हैं कि स्वर संधि स्वरों के मेल को स्वर संधि कहेंगे।
तो दो स्वर मिलेंगे और उन दो स्वरों के मेल से जो अर्थपूर्ण परिवर्तन होगा उसको ही हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। और स्वर संधि सभी जानते हैं कि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। और अगली स्लाइड में हम उन पांचों के नाम पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और अर्थपूर्ण परिवर्तन होना चाहिए, 3 प्रकार की है। और हम इस वीडियो में कह रहे हैं कि 40 से 50 मिनट के जो भी वीडियो है उसमें हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर की 5 संधियां हैं जिनमें 2 में अपवाद है, एक तो गुण संधि में अपवाद है, एक वृद्धि संधि में अपवाद है, उन अपवाद को पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि में एक नियम में अपवाद है, हम उस अपवाद को पढ़ेंगे। तो टोटल 3 संधियों में तो अपवाद है, उन अपवाद को पढ़ेंगे। एग्जाम में आजकल अपवाद ट्रेंड में ज्यादा रहते हैं। और व्यंजन संधि को हमने सिंपली 11 नियमों में बांट दिया, छोटे छोटे 11 नियम है। अगर वो 11 नियम ढंग से पढ़ लिए तो संधि कभी भी आपकी गलत नहीं होगी, ठीक है। तो संधि को हमने पढ़ा, अब हम स्वर संधि की तरफ चल रहे हैं और सर्वप्रथम हम स्वर संधि पढ़ेंगे। अब क्योंकि ज्यादातर को स्वर संधि पता है तो हम नॉर्मल एग्जाम्पल पढ़ के कि कैसे इसको याद रखते हैं और मैं कैसे याद रखता हूँ उस हिसाब से आपको मैं बता दूंगा। अब आ जाते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि हम जानते हैं 5 प्रकार की होती है और प्रथम जो संधि है उसको सभी जानते हैं कि इसको इसी क्रम में पढ़ते हैं। मैं तो इसी क्रम में पढ़ता हूँ, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि, ठीक है। 2 नंबर हम पढ़ते हैं गुण संधि, क्या पढ़ते हैं, गुण संधि। 3 नंबर हम पढ़ते हैं वृद्धि संधि, क्या पढ़ते हैं बच्चों, वृद्धि संधि। तो ये वृद्धि संधि होगी। और 4 नंबर पढ़ते हैं यण संधि, ये हो गई यण संधि। और 5 नंबर हम पढ़ते हैं अयादि संधि, क्या पढ़ते हैं, अयादि संधि, ये अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार की संधियां हैं। तो अब हम दीर्घ संधि के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है, यण क्या होती है, अयादि क्या होते हैं, इनको पहचानने के तरीके क्या है और कैसे 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा हम उनकी बात करेंगे। तो पहले स्वर संधि पढ़ने से पहले हमें स्वरों के बारे में पढ़ना होगा। पहले देखो, अब मैं बता देता हूँ कि हिंदी में मुख्यतः जो वर्ण होते हैं वो टोटल 44 होते हैं। कितने होते हैं, मुख्य वर्ण जो होते हैं 44 होते हैं, जिसमें 11 मुख्य स्वर हैं। क्या है, 11 मुख्य स्वर हैं और 33 मुख्य हमेशा क्या रहते हैं, आपको पता है व्यंजन। तो 44 वर्ण में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो अभी हम यहाँ स्वर की बात कर रहे हैं तो केवल स्वर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो 11 स्वर कौन कौन से, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको इसी क्रम में याद रखना है कि देखो जब हम संधि पढ़ रहे हैं तो इसी क्रम में याद रखना है कि ए और आ, फिर हम रखते हैं ई और ये रखते हैं ई, फिर रखते हैं ऊ और फिर रखते हैं बड़ा ऊ, फिर रखते हैं री और फिर लिखते हैं ए और फिर आई और ओ और अ। ये टोटल मिला के कितने स्वर हो गए, ये 11 जो है मुख्य स्वर हो गए। अब देखो, इसको बोलते हैं ए वर्ग, इसको बोलते हैं ई वर्ग, इसको बोलते हैं ऊ वर्ग और इसको बोलते हैं ए वर्ग और इसको बोलते हैं ओ वर्ग। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए, एक हो गया री। तो टोटल 5 वर्ग हैं, हर वर्ग में 2-2 स्वर हैं। इस क्रम में आपको याद रखना होता है। इस क्रम में हम पढ़ेंगे कि भाई दीर्घ संधि में क्या नियम बनेगा, गुण संधि में क्या बनेगा, वृद्धि में क्या बनेगा, यण में क्या बनेगा और अयादि में क्या बनेगा। फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो स्वर संधि में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि सबको ज्यादातर पता है कि यही क्रम चलता है और सबने नॉर्मली तो पढ़ी रखी है अगर संधि की बात करें तो 9th 10th क्लास में। तो अब हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दीर्घ संधि। तो अब हम चलते हैं दीर्घ संधि की ओर। अब दीर्घ संधि में हमने कहा कि देखो, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कि मान लो जो भी वर्ग है उसका बड़ा बन जाना। जैसे मैंने कहा कि ए वर्ग है तो ए वर्ग में हमें पता है ए और क्या होता है आ, तो इसका दीर्घ जो स्वर है वो हमें पता है आ है। तो इसका मतलब जब भी 2 स्वर या तो ए हो या आ हो, ये आपस में कैसे भी मिलेंगे, चाहे ए मिल जाए, चाहे आ मिल जाए, चाहे ए आ मिले, चाहे आ ए मिले, इनका हमेशा बड़ा स्वर ही बनेगा और बड़ा स्वर इनका क्या होता है, आ होता है। तो देखो मैं बताऊं कि प्लस से पहले मान लो ए हो या आ और प्लस के बाद भी चाहे ए हो या आ, इन दोनों के मिलने के बाद हमेशा बड़ा वाला ही बनेगा। ये तो ए वर्ग की बात है। ऐसे ही ई वर्ग में है कि मान लो ई वर्ग में क्या होगा कि जैसे ई हो ये बड़ा ही हो, प्लस से पहले चाहे ई बड़ा हो चाहे छोटा और प्लस के बाद भी चाहे ई बड़ा हो या छोटा, हमेशा क्या बनेगा, दोनों के मिलने से बड़ा ई बनेगा। ऐसे ही ऊ में हो जाता है कि मान लो कि ये ऊ प्लस से पहले ऊ बड़ा हो या छोटा या प्लस के बाद ऊ बड़ा हो या छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा कौन सा बनेगा, बड़े वाला ऊ ही बनेगा। ये हम सब जानते हैं। तो इनको हम समझेंगे कि भाई अब खूब एग्जाम्पल है, मैं 5-7 एग्जाम्पल कराऊंगा और इस नियम को समझाऊंगा कि हमेशा आपको दीर्घ संधि में ये याद रखना है कि जो भी वर्ग है, जैसे ए वर्ग, ई वर्ग और ऊ वर्ग, 3 वर्ग को ही मिलाते हैं। पहले ध्यान रखें, दीर्घ संधि में इन 3 ही वर्ग को मिलाते हैं और 3 वर्ग में जहां कहीं भी आपको मिल जाए तो हमेशा कौन सा स्वर बनेगा, बड़ा वाला ही बनेगा। अब मैं एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे पहले मैं ए वर्ग वाले समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एग्जाम्पल सुना होगा श्वेतांबर, क्या सुना है, श्वेतांबर।
अब देखो श्वेतांबर है आ गया, मान लो अगर आपको कहे कि भाई इसका संधि विच्छेद करना है तो ये देखो कैसे कैसे करेगा। तो देखो पहले तो बनेगा श्वेत और ये बन जाएगा प्लस अंबर। तो हमें पता है, देखो पहले तो इस चीज को समझें कि इस ते वर्ण, जो ते वर्ण है वो कैसे कैसे बना हुआ है। तो हमें पता है कि जो ते वर्ण है वो ते व्यंजन प्लस ए स्वर से मिलकर बनता है ये ते। तो हमें पता है कि इस ते में ये तो जरूर व्यंजन है, और लेकिन इसके पास में ये क्या है भाई, स्वर है। तो देखो ये स्वर है तो यहाँ भी ए है, और हमें पता है आगे तो ए है, ये तो दिख ही रहा है। तो हमें पता है इसमें ए है और इसमें ए है, तो दो ए मिलकर हमें पता है क्या बनेगा, आ बनेगा। अब आ बनेगा तो ये जुड़ेगा किसके साथ, तो हमें पता है हमने ए तो यहाँ से हटा लिया, फिर जुड़ेगा इसी के साथ। तो इसके साथ जुड़ेगा तो ते हलंत के साथ आ जुड़ता है, तो हमें पता है बनता है ता। तो ये बन गया श्वेतांबर। क्या बन गया, श्वेतांबर, क्योंकि ये ए गायब कर दिया हमने यहाँ से, और इस ते में से ये ए गायब कर दिया, बना क्या दोनों को मिलाकर आ, और हमने इस ते हलंत में आ जोड़ दिया, तो ये हो गया श्वेतांबर। ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो आपको कहीं मिल जाए कि हिमालय, देखो ये वर्ड मिल गया हिमालय, तो हमें पता है देखो क्या बनेगा, तो हमें पता है इसका संधि विच्छेद बनता है हिम प्लस आले, हिम प्लस आले। अब देखो एक चीज मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहाँ आंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कोई भी आप हिंदी का वर्ड लिखते हो तो वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो अंबर हमें पता है आकाश होता है, और श्वेत का मतलब सफेद होता है। यहाँ आप श्वेता भी नहीं कर सकते, यहाँ आंबर भी नहीं कर सकते। तो हमें पता है यहाँ हिमा नहीं कर सकते, हिम हमें पता है हिम बर्फ को बोलते हैं, और आल्य निवास को बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ अल्य नहीं हो सकता, आल्य ही होगा। तो पहली इस चीज को ध्यान रखना कि जो भी आप संधि विच्छेद कर रहे हो तो दोनों का अलग अलग अर्थ बनना चाहिए। फिर अलग अलग अर्थ बनने के बाद आप देखोगे कि कौन से वर्ण मेल हो रहे हैं। तो देखो हिम में पता है आपको ए है और ये आ गया, ए आ मिलकर आई बनना है, तो ये क्या बन जाएगा, हिमालय। क्या बन गया, हिमालय। ऐसे पुस्तकालय, तो हमें पता है पुस्तक प्लस क्या हो जाएगा, आल्य। ऐसे विद्यालय, आप नॉर्मल पढ़ते आ रहे हो छोटी क्लासों से विद्यालय, तो ये पढ़ते हैं कि विद्यालय में क्या होता है, विद्या, हम जानते हैं विद्या, और प्लस ये हो गया आल्य। तो आपको ध्यान रखना आ और आ मिलकर बनेंगे क्या, आय बनेंगे, और जो इसमें बना हुआ। ये तो हुई ए वर्ग की बात करता हूं। अब थोड़ी सी मैं ई वर्ग की बात कर लेता हूं। अब ई वर्ग में आपको देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी संधि विच्छेद करते हैं ना, तो आपको ये ध्यान देना होता है कि इंद्र में हमेशा ई जो होता है वो छोटे वाला होता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंद्र में ई जो होता है वो छोटा होता है, ये बड़े वाला ई नहीं होता है इंद्र में। और ईश जो होता है उसमें ई बड़ा होता है। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि इंद्र में ई छोटा होता है, ईश में ई बड़ा होता है। ऐसे इच्छा में ई छोटा होता है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादातर यही पूछते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो इंद्र अगर लिखोगे जब भी तो छोटा ई लिखोगे, ईश लिखोगे तो बड़ा ईश लिखोगे, इच्छा लिखोगे तो छोटी ई लिखोगे। अब जैसे आपको वर्ड दे दिया रविंद्र, और आपको कहेगी भाई इसका संधि विच्छेद करना है, तो हमें पता है देखो बड़ी ई बनी है, तो बड़ी ई बनी है तो देखो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो गया रवि। बड़ा भी बनता नहीं है। देखो ये शब्द अशुद्ध है, ध्यान रखना। कभी भी आपको कहे कि रवि और रविंद्र में कौन सा शब्द सही है, तो ये शब्द सही है। तो शब्द शुद्धि में भी है कि रवि बड़ा कभी होता ही नहीं है। तो देखो बड़ी रवि, और हमें पता है इंद्र में ई छोटा ही होता है, और हमें पता है ई और ई मिलकर बड़ा ही बनता है, इसलिए ये हो गया रविंद्र। तो अगर रविंद्र का संधि विच्छेद पूछे तो हमें पता होना चाहिए रवि प्लस इंद्र। ऐसे जैसे हरीश वर्ड है, तो हरीश वर्ड में हमें पता है देखो बड़ी है, लेकिन हम जानते हैं कि हरी में छोटा ई होता है, ईश में बड़ा ई होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ईश में क्या होता है, बड़ा ईश होता है। ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो ये बड़ी ई और छोटी मिलकर भी क्या बनाएंगे, बड़ी बनाएंगे। ऐसे एक वर्ड होता है नारी इच्छा, तो देखो ये होता है नारी इच्छा। तो हमें पता है इच्छा वर्ड जो है उसमें ई छोटा होता है, और नारी में हमें पता है कि री जो होता है वो बड़ा ही होता है। तो नारी इच्छा की अगर बात करोगे तो ये हो जाएगा नारी प्लस ये हो जाएगा इच्छा, और ई छोटा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना। एग्जाम्पल में क्या करते हैं, आजकल ट्रेंड ये रहा है कि आपको नारी इच्छा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा, तो वो क्या करेगा, नारी एक बार बड़ा देगा, री एक बार छोटा दे देगा, एक बार इच्छा ऐसे देगा, एक बार इच्छा ऐसे देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि इच्छा नारी जो होती है इच्छा, उसमें ई जो होता है वो छोटा होता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो ई वर्ग वाले बता दिए। अब 2-3 एग्जाम्पल में ऊ वाले बता देता हूँ कि भाई ऊ में क्या होगा। जैसे आपने वर्ड सुना होगा भानुदे, क्या सुना होगा, भानुदे। अब भानु में हम जानते हैं कि देखो भानु, तो भानु में हमें पता है नू छोटा होता है, और उदय में भी ऊ छोटा होता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना बड़ी बात है कि उदय में ऊ छोटा होता है। छोटा ऊ मिलकर हमेशा कौन सा बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। तो ये हो गया भानु दे। ऐसे गुरु उपदेश हो गया, देखो
हम जानते हैं कि गुरु रू छोटा होता है, ध्यान रखना, गुरु में रू छोटा होता है और उपदेश जैसे उपदेश में ऊ छोटा होता है। लेकिन हमें पता है ये छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, लेकिन मिलकर बड़ा ऊ बनेगा। तो इसलिए हमें पता है कि गुरु उपदेश में जब हम गुरु उपदेश को साथ में लिखते हैं तो देखो ये रे को यूं लिखते हैं, ये रू रे बड़ा है, जबकि अगर गोला नहीं लगाते हो तो छोटा रहता है। तो ये देखो बड़ा ऊ हो गया, तो ये हो गया गुरु उपदेश। ठीक है, तो ये सोचने वाली थोड़ी सी बात है। तो उपदेश में ऊ छोटा होता है। और ध्यान रखना ऊर्मी जो वर्ड है, एक बार ऐसे पूछा जाता है कि जैसे सिंधूर्मी, लगूर्मी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लगूर्मी, तो देखो ये वर्ड है लगूर्मी, तो लगूर्मी वर्ड है, तो आपको कहेंगे इसका संधि विच्छेद करो, तो हमें पता है लघु तो ये सही है, छोटा ऊ आता है लघु में, लेकिन ये जो ऊर्मी वर्ड है उसमें जो है ऊ बड़ा आता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, उसमें ऊ बड़ा है। और हमें पता है देखो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ही बनाना है, और ये बड़ा बन गया बड़ा ऊ, तो ये हो गया लघु। तो इस प्रकार हमने दीर्घ संधि को कंप्लीट किया है। तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ कि ए वर्ग है तो उसमें भी बड़ा दीर्घ वाला ही बनेगा, ये आप सभी को पता है, उसमें भी बड़ा वाला ही बनेगा। ठीक है, बड़ा वाला बनेगा। और इसमें भी ई वर्ग में भी बड़ा वाला बनेगा, ऊ में भी बड़ा वाला बनेगा। और कैसे बनेगा मैंने उसको एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताया। और जब भी संधि विच्छेद करो तो आपको अर्थ देखना है। जैसे इच्छा में ई बड़ा नहीं हो सकता, ईस में ई छोटा नहीं हो सकता, है ना, इंद्र में ई बड़ा नहीं हो सकता, ऊर्मी में ऊ छोटा नहीं हो सकता, उपदेश में ऊ बड़ा नहीं हो सकता। ये आपको सोचने वाली बात है, और ये मैंने आपको दीर्घ संधि में बताया है। अब हम आ जाते हैं गुण संधि में, जैसे हमने क्रम में लिखा था। अब देखो ये तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो अब सेम ही स्वर आपस में मिल रहे थे, कि ए वर्ग वाले आपस में मिल रहे थे, ई वाले भी आपस में मिल रहे थे, ऊ वाले भी आपस में मिल रहे थे। लेकिन गुण संधि में ऐसा नहीं होगा, इसमें भिन्न स्वर मिलेंगे। तो कौन कौन से भिन्न स्वर मिलेंगे हम उनकी सहायता से आपको बताने की कोशिश करते हैं। और गुण संधि में हम बचपन में ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि इनको पहचानने का तरीका है कि आपको एक मात्रा मिलेगी या ऐसे ओ मिलेगा आपको, है ना। तो कहीं भी या तो आपको ओ मिलेगा या एक मात्रा मिलेगी ए वाली। तो जब हमें पता है कि ये वर्ड अगर हमें कहीं दिख जाए और एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे तो हम पहचान तो लेते हैं कि ये गुण संधि होती है, लेकिन फिर अपने पास होता तो यही है कि हम एग्जाम्पल की सहायता से इसको कैसे समझ पाते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले जैसे मैंने आपको क्रम लिखाया था, तो कैसे याद रखते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको क्रम लिखाया था कि जैसे स्वर का ये क्रम होता है कि ए आ ई ऊ, फिर री, फिर ए आई ओ और औ, ये क्रम लिखाया था। अब यहाँ इस क्रम का महत्वपूर्ण क्या है कि गुण संधि और वृद्धि संधि में आपको बता रहा हूँ, साथ में बता रहा हूँ, समझ लेना कि गुण संधि में हमेशा पता है कि प्लस से पहले आपको ए या आ मिलेगा। इस चीज को समझना कि गुण संधि में प्लस से पहले हमेशा आपको क्या मिलेगा, ए और आ मिलेगा। पहचान देखो ये तो तरीका है ही कि गुण संधि में आपको एक मात्रा मिलेगी, वृद्धि संधि में आपको दो मात्रा मिलेगी या ऐसे औ मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पहचानने का तरीका है। लेकिन हम वर्ण में कैसे देखते हैं, हमने कहा कि प्लस से पहले हमेशा आपको ए आ मिलेगा, चाहे गुण संधि हो या वृद्धि संधि हो। लेकिन ए आ के बाद देखो यदि ई वर्ग आए या ऊ वर्ग आए या री आए, ये तीन आ जाए, देखो मैं गुण संधि की बता रहा हूं कि यदि ए आ के बाद ये तीन आ जाए तो आपको कौन सी संधि करनी है, गुण संधि करनी। अब परिवर्तन क्या होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहचानने का तरीका है कि ए आ के बाद ई आ जाए, ऊ आ जाए या री आ जाए तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। और यदि ए आ के बाद या तो ए आई आए या ओ औ आए, ये चार आ जाए तो कौन सी संधि होगी, तो हमें पता है वो वृद्धि संधि होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे और एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझेंगे। तो हमें ये पता है कि गुण संधि पढ़नी है तो ए आ के बाद ई आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आ सकता है। अब ये आएंगे तो क्या परिवर्तन होगा, तो समझना कि यदि मान लो ए आ जाए प्लस से पहले तो यही होगा। अब प्लस के बाद आपको पता है या तो ई मिलेगा या ई मिलेगा, और हमें पता है प्लस के बाद या तो ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ मिलेगा, और या प्लस के बाद री मिलेगा। तो क्या परिवर्तन आएगा, तो वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो हमें ये पता है कि ये वर्ड आ रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो ए आ हैं इनका क्या परिवर्तन होगा, हमें ये देखना है। तो जब भी आपको पता हो कि यदि ए आ के बाद ई आए तो हमें पता है एक मात्रा वाला ए बनता है। ठीक है, तो देखो एक मात्रा वाला ए बनता है, इस चीज़ को समझना। देखो ये बनता है कि अगर मान लो कि ए आ के बाद ई आ जाए तो ए बनता है, और ए आ के बाद ऊ आ जाए तो ओ बनता है, और ए आ के बाद री आ जाए तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। तो देखो ये शब्द मिलेंगे तो ए बनेगा, ये मिलेंगे तो ओ बनेगा,
और ये मिलेंगे तो अर बनेगा। और हम अब इनको एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे कि कैसे ए बनता है, कैसे ओ बनता है और कैसे अर बनता है। तो पहला मैं आपको एग्जाम्पल सिखा रहा हूँ। जैसे हम मानते हैं कि सुरेंद्र, देवेंद्र, इनको पढ़ते हैं। तो जैसे हम मान लो कि सुरेंद्र पढ़ना चाह रहे हैं, तो जैसे सुरेंद्र का संधि विच्छेद पढ़ना चाह रहे हैं, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इंद्र वर्ड ई छोटा आएगा, इसमें ई बड़ा आएगा। तो जैसे सुरेश वर्ड है उसका अलग संधि विच्छेद होगा, सुरेंद्र का अलग होगा। तो सुरेश और सुरेंद्र दोनों का बताऊंगा। तो पहले तो आपने ऐसे ही पहचान लिया कि भाई एक मात्रा आई थी, इसका मतलब गुण संधि है। तो अब इसका संधि विच्छेद करते हैं कि संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमें पता है ए आ आएगा प्लस से पहले, तो हमें पता है कि सुर वर्ड होता है, ठीक है ना, सुर का मतलब सूर होता है। तो ये देखो सुर हो गया प्लस। अब हमें पता है कि ये ए आया है तो ये आया ई बनने से, और ई हमें पता है इंद्र में ई बड़ा नहीं होता, ई हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो सुरेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा सुर प्लस इंद्र। ऐसी सुरेश वर्ड है, तो सुरेश वर्ड में हमें पता है क्या हो जाएगा, यही सुर प्लस बड़ा ई आ जाएगा ईस, तो ये हो जाएगा सुरेश। तो ये हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो नरेंद्र हो गया, उपेंद्र हो गया, ठीक है ना, भारतेंदु हो गया, ऐसे खूब है। अब हम दो मात्रा वाला देखना चाह रहे हैं कि दो मात्रा वाला कैसे होगा। तो दो मात्रा वाले को हम समझते हैं कि अगर मान लो ओ वर्ड जो है वो कैसे बनता है। तो जिसका हम सर्वाधिक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सूर्योदय, तो ओ बन गया, तो ये सूर्योदय हो गया। तो ओ बन गया तो हम पहचान तो गए कि गुण संधि, लेकिन तोड़ना कैसे, तो हमें पता है ये हो गया सूर्य, और सूर्य के अंत में क्या है, ए, तो ए हो गया, तो ये सूर्य प्लस और ये हो गया उदय। तो हमें पता है उदय में ऊ छोटा ही होता है, तो ए आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनता है। तो इसलिए देखो यहाँ से ए मिला और यहाँ से ऊ मिला, तो ये क्या बन गया, ओ, तो ये बन गया सूर्योदय। ऐसे आपने वर्ड सुना होगा उत्तरोत्तर, देखो ये वर्ड आपने सुना होगा उत्तरोत्तर। तो उत्तरोत्तर में हम जानते हैं कि इसका जो संधि विच्छेद यदि आपको करना है, तो देखो एक तो उत्तर, तो रे में ए हो गया प्लस उत्तर, ठीक है, और ये हो गया, तो ए और ऊ मिलकर क्या बनते हैं, ओ बनता है, ये हो गया उत्तरोत्तर। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि इस प्रकार के एग्जाम्पल है। अब मैं री वाला समझाता हूँ, खूब एग्जाम्पल आप देख लेना। जैसे महोत्सव हो गया, जलोदय हो गया। देखो महोत्सव का भी बता देता हूँ कि महोत्सव क्या हो गया। तो देखो ये महोत्सव वर्ड है, तो हम जानते हैं कि इसको बोलते हैं महा प्लस ऊ, में ऊ छोटा होता है उत्सव में, तो ये हो गया महा प्लस उत्सव। तो आ प्लस ऊ मिलकर भी क्या बनता है, ओ, तो ये हो गया महोत्सव। अब मैं री वाला समझाने की कोशिश करता हूँ, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी जानते हैं कि महर्षि। तो देखो इसको तोड़ना सीखते हैं कि महर्षि जो वर्ड है उसमें ये कैसे अर बना, कैसे री आया। तो सभी इसका जानते हैं, संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि, क्या होता है, महा प्लस ऋषि। तो हमें बताया आ गया, और आ और री मिलकर अर बनता है, क्या बनता है, अर बनता है। तो देखो अब अर बनता है, तो देखो महर्षि बना कैसे होगा। तो मैं देखो इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मैं इसमें से आ बाहर निकालूं तो ये है हलंत बचेगा। तो देखो मैंने आ बाहर निकाला तो ये है हलंत बच गया, देखो आ बाहर निकाल लिया। प्लस हमें पता है ऋषि में ये हो गया री। थोड़ा सा ये 1 मिनट, तो देखो अब हमें पता है, देखो इसको कैसे तोड़ना है। तो हमें पता है ये देखो महा में देखो क्या होगा कि सॉरी मैं यहाँ बता देता हूँ कि महा में देखो हम बताए महे हलंत प्लस आ प्लस री प्लस ये सी वर्ड है, देखो ये है। और इस प्रकार मैंने इस शब्द को तोड़ा है। तो देखो हमें पता है आ और री मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा, ये लो अर बन गया जी। अब हमें पता है हलंत और ए बनकर पूरा है बन जाएगा, तो पूरा है देखो ये रहा। और ये रे आधा है, तो ये आधा रे हमेशा ध्यान रखना अगले वाले शब्द के रूप में ऐसे चढ़ जाता है। तो चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो महर्षि को, देखो मैं है रे और ये सी, ये भी सही है ना, यहाँ फिर ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चाहो तो ये भी सही है, वरना इस रे को क्या है कि हलन, इस रे को आधे को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं, या फिर ये यहाँ से खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार ये महर्षि वर्ड बना है, ठीक है। ऐसे वर्षा ऋतु, देखो एक बार ये एग्जाम्पल भी आया हुआ है। तो हम जानते हैं कि देखो वर्षा प्लस ऋतु, मैं इसको देखो लिख रहा हूँ वर्षा प्लस ऋतु। तो हमें पता देखो आ है, और वे इसको कैसे तोड़ेंगे। तो देखो वे, फिर आधा रे और ये से आधा हलंत प्लस आ, और देखो प्लस री प्लस तू, ठीक है। और हमें पता है आ और जो री मिलकर क्या बनते हैं, अर, और अर इस से के साथ जुड़ेगा, ये तो पूरा हो जाएगा। तो देखो ये पूरा हो जाएगा, तो देखो वे, और इस रे को मैं इस से के ऊपर चढ़ा देता हूँ, ये लो, तो ये से पूरा हो गया, और पीछे बचा क्या तू, तो ये बच गया वर्षतु, ठीक है। तो वर्षा ऋतु जो होती है वर्षतु हो जाती है। अब अर आया, देखो इसका अर बनता है, तो ये रे एक और चढ़ा दूंगा। तो देखो इस प्रकार बनता है इसका शब्द वर्षा ऋतु का। देखो वर्ष ऋतु होता है,
तो बहुत स्टार मार्क एग्जाम्पल है इस वर्षा ऋतु का। आने वाले एग्जाम्पल में वर्षा ऋतु से ये वर्षतु बनता है, वर्षतु, इसको याद रखने की जरूरत है। ये हो गई गुण संधि। अब गुण संधि में देखो दो एग्जाम्पल में अपवाद के रूप में आपको बता रहा हूं। मैंने कहा कि तीन ही संधियों में अपवाद, एक तो गुण है, आगे आ जाएगा वृद्धि संधि में। तो इस अपवाद को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या इनका अपवाद है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब देखो दिखने में तो ये देखो डबल ओ की मात्रा है, डबल ओ, इसका मतलब दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये वृद्धि संधि के होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये किस गुण संधि के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दिखने में, तभी तो मैं कह रहा हूं ये ट्रिक इसलिए फेल हो जाती है कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये वृद्धि संधि, हम वृद्धि संधि भी लिख कर आ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में गलत होता है। तो देखो इसका संधि विच्छेद मैं बता देता हूं कि देखो अक्षोहिणी और प्रौढ़ में क्या होगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि देखो अक्षोहिणी में, देखो अक्षोहिणी का मैं संधि विच्छेद लिख रहा हूं कि हमें पता है पहले तो ए या आ आएगा, तो अक्षा वर्ड नहीं होता, अक्ष वर्ड होता है, अक्ष प्लस। अब देखो हमें पता है गुण संधि का एग्जाम्पल है, देखो होनी तो ओ की मात्रा चाहिए थी, लेकिन ओ की मात्रा आ गई, तो है तो हमें पता है ऊ है, और ऊ छोटा एक बड़ा, तो उहिणी में ऊ बड़ा आता है। तो देखो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अक्ष प्लस उहिणी। तो ध्यान रखना जब भी अक्षोहिणी का संधि विच्छेद पूछा जाए तो अक्ष प्लस उहिणी होएगा। ऐसे ही प्रौढ़ में पूछा जाए तो हमें पता है प्रे प्लस ये क्या हो जाएगा। अब हमें पता है डबल ओ क्या है, तो ये तो ऊड होना चाहिए, ऊड में ऊ बड़ा होता है छोटा, तो हमें पता है ऊड में ऊ बड़ा होता है। तो देखो अक्षोहिणी जैसे ये प्रे प्लस ऊड प्रौढ़ हो गया। ऐसे देखो एक प्रोहे वर्ड भी आता है, देखो इस प्रोहे वर्ड का भी संधि विच्छेद कभी कभी, ये भी अपवाद में प्रोहे, तो हमें पता है प्रे प्लस ऊ है, इसमें भी ऊ बड़ा आता है, तो ये हो गया प्रोहे। तो ये दो तीन एग्जाम्पल है अपवाद में, अक्षोहिणी, प्रौढ़, प्रोहे। तो आपको ये याद रखना है, ये इसके किस में है, अपवाद के रूप में है। तो आपको याद क्या रखना है कि ए आ के बाद ई आ जाए तो ए बन जाता है, ऊ आ जाए तो ओ बन जाता है, री आए तो अर बन जाता है। और मैंने कुछ एग्जाम्पलों की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया है, अपवाद भी बता दिया। गुण संधि मेरे हिसाब से तो होगी यहाँ पर कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं वृद्धि संधि में। अब वृद्धि संधि में जैसे हमने पहले ही इसको एक्सप्लेन कर दिया था कि ए आ के बाद क्या आएगा, तो हमें पता है कि ए आ के बाद क्या आ सकता है, या तो ए आई आ सकता है, या ए आ के बाद क्या आ सकता है, ओ औ आ सकता है। तो अगर ए आ के बाद आई आए तो हमें पता है बड़े वाली मात्रा बन जाती है, आई बन जाता है, इसमें बनता है तो ओ बन जाता है। बस ये दो एग्जाम्पल हैं कि इसमें तो आई बनता है, इसमें पहचानने का तरीका यही है कि दो मात्रा है और इसमें ऐसे डबल ओ करके ओ मात्रा आता है। हालांकि मैंने आपको एग्जाम्पल अपवाद की सहायता से बताया है कि ये ट्रिक सब जगह काम नहीं करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अक्षोहिणी वर्ड हो गया, प्रोय हो गया, प्रौढ़ हो गया, तो उसमें थोड़ा सा अपवाद है, तो उनका आपको याद रखना है। अब वृद्धि संधि है तो मैं थोड़ा सा इसमें कुछ एग्जाम्पल की सहायता से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा एक एक, देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वर्ड सुना होगा एक एक, तो हमें पता है पहचाने से कि दो मात्रा है, वृद्धि संधि है, तो कैसे तोड़ेंगे। तो हमें पता है देखो एक प्लस ये हो गया एक, तो ये इसमें तो ए आ गया, तो देखो इधर तो प्लस से पहले आ गया, उसके बाद आ रहा है देखो ये ए, और बनेगा हमेशा बड़े वाला ही, तो देखो ये बड़े वाला बन गया ये। तो एक एक वर्ड ये हो गया इस प्रकार से। ऐसे ही अभी मान लो आपको एग्जाम्पल में आ जाए लोकेशना, और आया हुआ भी है लोकेशना वर्ड, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। तो हमें पता है डबल मात्रा आ गई, तो देखो ये हो गया लोक, लोक का नहीं आएगा ना, लोक प्लस एशना। अब एशना सोचने वाली बात है कि बड़ा ए आता है छोटा ए आता है, तो ये ध्यान रखना एग्जाम्पल में बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं स्टार मार्क लगाया हूँ कि एग्जाम्पल में आपको इस पे मात्रा लगा कर दे देंगे और हम सोचेंगे कि एशना वर्ड में ए मात्रा होनी चाहिए। तो ध्यान रखना लोकेशना का संधि विच्छेद ये होगा, जबकि आपको आजकल एग्जाम में इस प्रकार दे देते हैं कि लोक प्लस एशना। अब बताओ दोनों में से कौन सा सही, तो कन्फ्यूजन हो जाता है वहाँ पर, तो ये सही नहीं है और ये सही। तो ये हमने ए का बताया, अब औ का भी बता देता हूँ। तो औ का आपको देखो याद रखना है कि जैसे वनौषधि, ठीक है, जैसे हम शुरुआत से यही शब्द में आ रहा है कि भाई वनौषधि, तो देखो इस प्रकार हम लिखते हैं वनौषधि, ये वनौषधि, ठीक है। तो वनौषधि के यदि संधि विच्छेद पूछे तो हमें पता है वन, तो वन में ए आ गया प्लस ये हो गया औषधि, ये हो गया औषधि, तो ये हो गया वनौषधि। तो इस प्रकार वृद्धि संधि में नॉर्मल आपको यही है कि अगर ए आई आए तो आई हो जाता है, ओ आए तो औ हो जाता है। और ये मैंने अपवाद इसके लिख रखे हैं, उसमें दो तीन एग्जाम्पल उसमें थे, दो तीन एग्जाम्पल इसमें याद रखने हैं कि जैसे देखो अध्रोष्ट, दंतोष्ट, शुद्धोदय। अब देखो वहां देखने में, देखो गुण संधि में देखने को लग रहा था वृद्धि संधि, और यहाँ वृद्धि संधि में देखने को लग रहा है गुण संधि। तो ये अपवाद इसलिए मैंने आपको स्पेशली इनको स्टार मार्क लगाया है कि आजकल ट्रेंड बन गया अपवाद पूछने का।
कि आपको पता है नियम तो सबको ही पता है, तो फिर एग्जामिनर कुछ तो ट्विस्ट देगा, तो इसलिए आजकल अपवाद ज़्यादा पूछते हैं। तो मैंने जो अपवाद लिखे हैं वही आप याद रखें, आपको और एक्स्ट्रा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो मैं इनका संधि विच्छेद करूं तो अद्रोष्ट का देखो कैसे होगा संधि विच्छेद। तो हमें पता है देखो ए तो आना है अदर, तो अदर वर्ड तो आपका सही है। अब यहाँ पर ऐसा लगता था कि अगर ओ आया है तो उष्ट होना चाहिए, जबकि उष्ट कोई वर्ड नहीं होता है, तो उष्ट कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर आएगा ओष्ट। तो देखो अधर हो गया और ये ओष्ट हो गया, तो अधर हो गया और ओष्ट हो गया और मिलकर क्या बना अधरोष्ट। समझाई? तो ए और ओ मिलकर बनना तो क्या चाहिए औ, औ बनना चाहिए, लेकिन बना क्या ओ, इसलिए ये वृद्धि संधि का अपवाद। देखो नियम तो वृद्धि संधि का काम कर रहा है, लेकिन परिणाम वृद्धि संधि का नहीं आया है, समझ रहे हो ना, इसलिए हमने इसको अपवाद की संरचना में रखा है। ऐसे दंतोष्ट में आप जानते हैं क्या हो जाएगा, दंत प्लस ओष्ट, ये हो गया दंत प्लस ओष्ट दंतोष्ट। ऐसे शुद्धोदन में क्या हो जाएगा, ये हो गया शुद्ध, और अब देखो पीछे ओदन वर्ड है तो शुद्ध प्लस क्या हो जाएगा ओदन, ये हो जाएगा शुद्ध प्लस ओदन शुद्धो। ऐसे एक वर्ड आप ये ले सकते हो कि सुख प्लस रित सुखार्थ भी हो सकता है, लेकिन आपको 3 एग्जाम्पल मुख्यतः याद रखना है, अदर दंत और शुद्ध, और ओष्ट ओष्ट ओदन। तो नियम तो काम कर रहा है वृद्धि संधि का, लेकिन बना कैसे गुण संधि जैसा दिख रहा है, लेकिन ये संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी संधि आ जाती है, ये एग्जाम्पल आए तो देखो ये एग्जाम्पल आए तो कौन सी संधि है, वृद्धि। और पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये एग्जाम्पल आए अक्षोहिणी प्रौढ़ दिक्तु वृद्धि संधि जैसे रहे हैं प्रोहे, तो ये किस में आ जाएंगे, गुण संधि में आ जाएंगे, ये आपको याद है। चौथी संधि चलते हैं यण संधि की ओर। अब जैसे हमने क्रम पढ़ा था कि भाई ए आ के बाद ये स्थिति है कि नहीं, तो देखो जैसे हमने ये तो ले लिया, जैसे मैं वापस एक बार स्वर क्रम में लिखना चाहूंगा, कैसे याद रखते हैं यण संधि को, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ए आ ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं ई उ और री, ठीक है, और फिर ए आई ओ, यही है। अब यण और अयादि दोनों साथ में समझाता हूँ, जैसे वहां मैंने गुण और वृद्धि साथ में समझाया था। अब तो देखो ए आ वाला तो अपना सीन कंप्लीट हो ही गया, तो ए आ वाला को तो यहाँ याद ही नहीं करेंगे। अब यण संधि में देखो इन 3 को याद करेंगे, किसको याद करेंगे, इन 3, किसको याद करेंगे, इन 3 को। तो इन 3 को जब याद करेंगे ये कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। और अगर मैं बात करूं अयादि संधि में, तो अयादि संधि में इन 4 को याद करेंगे, तो ये 4 को याद करेंगे, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। तो प्लस से पहले अगर मान लो ई उ और री आ जाए तो कौन सी संधि होगी, यण। प्लस से पहले की बात कर रहा हूं, प्लस के बाद में क्या आएगा वो मैं अभी बताऊंगा। और प्लस से पहले यदि ए आई ओ आ जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। अब यण संधि में समझते हैं कि यदि ई आए उ आए और री आए तो क्या बनेगा। तो देखो प्लस से पहले क्या सीन है, ये प्लस से पहले ये आएंगे, प्लस के बाद कोई भी भिन्न स्वर कह सकता हूं, क्योंकि सेम स्वर आ गया तो दीर्घ हो जाएगी, तो कोई भी भिन्न स्वर आ गया तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। देखो मैं नियम बता रहा हूं कि ई इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ गया, मान लो प्लस ई प्लस कोई भी भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर में ये ई नहीं आना चाहिए, बाकी ए आ सकता है, उ आ सकता है, री आ सकता है, ए ओ कुछ भी आ सकता है, भिन्न स्वर का मतलब ये हो गया। तो क्या परिवर्तन होगा सीखेंगे। दूसरा उ आ जाए, उसके बाद यही भिन्न स्वर हो तो क्या परिवर्तन होगा वो देखेंगे। और ऐसे ही री आ जाए, और री के बाद, और ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो इसको स्टार मार्क लगा रहा हूँ, और ये आ जाए तो इसके बाद क्या परिवर्तन होगा हम उसको समझेंगे कि इसके बाद क्या परिवर्तन होगा। तो ई के बाद क्या परिवर्तन होगा, भिन्न स्वर आए तो वो देखेंगे। तो देखो इसमें जो परिवर्तन होगा ध्यान रखना, ये ई परिवर्तित हो जाएगा, इसमें उ परिवर्तित होगा, इसमें री परिवर्तित होगा, ये भिन्न स्वर हुबहू रहेंगे। देखो यण संधि को समझाने का बात कर रहा हूँ कि इसमें भिन्न स्वर को आपको छेड़ना नहीं है, हम एग्जाम्पल की सहायता से आपको पढ़ेंगे। लेकिन ई क्या चेंज हो जाएगा, तो ई में क्या परिवर्तन आएगा वो देखेंगे। तो ई जो है वो ये बन जाता है, क्या बन जाता है, ये हलंत। अब ये हलंत बना तो इसका मतलब भिन्न स्वर इसके साथ जुड़ेगा और परिवर्तन आएगा, ठीक है। मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि भिन्न स्वर इसके साथ जुड़ेगा और परिवर्तन आएगा। अभी हम एग्जाम्पल की सहायता से इसको कंप्लीटली समझ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ई किस में चेंज हो जाएगा, ये में, और इसमें मैं बताऊं कि उ किस में चेंज हो जाएगा, तो उ चेंज हो जाएगा वे में, किस में चेंज हो जाएगा, वे में। और री किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा रे में, ठीक है। तो देखो ई किस में चेंज हो जाएगा, वापस बता रहा हूँ, ये में। उ किस में चेंज हो जाएगा, वे में। और री किस में चेंज हो जाएगा, रे में। एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सारा कहानी समझ में आ जाएगी। तो पहले ई वाला समझा देता हूँ कि भाई ई वाले में क्या सीन हो जाएगा। तो जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा अत्यधिक, देखो ये शुद्ध अशुद्ध में भी आता है। देखो समझना कि हम अभी तक क्या होता है कि जैसे ये वर्ड है अत्यधिक, और एक वर्ड होता है अत्याधिक, ठीक है।
तो ये वर्ड सही है, ये वर्ड सही है, ये शुद्ध अशुद्ध में आया हुआ खूब बात। तो यहाँ हम समझेंगे कि ये शब्द क्यों गलत है। शब्द तो ये शुद्ध है, अत्यधिक, अत्यधिक शब्द क्यों गलत है उसकी सहायता से हम समझेंगे इसके संधि विच्छेद में, वो भी यण संधि में। अब देखो इसका संधि विच्छेद देखा तो हमने कहा कि भाई देखो ये आया है तो ये आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आया है तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं यण संधि होगी। तो देखो यण संधि से पहले ये आया तो इसका मतलब ई होगा प्लस से पहले, तो ई देखो ये हो गया ई, तो देखो ये हो गया अति प्लस ये हो गया अधिक। अब समझना कि ये कैसे टूटे हैं, कैसे बने हैं। तो देखो अति प्लस अधिक है, हमें पता है इस अति में ई छोटा है और ए बड़ा है, तो ई छोटा है और ए बड़ा है, तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ई छोटा है और ए बड़ा है तो कैसे हुआ परिवर्तन, तो ये सोचने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो देखो इसमें इसको हम तोड़ेंगे तो देखो अत हलंत, इसमें ये छोटा ई जुड़ा हुआ है प्लस ए जुड़ा हुआ है और प्लस इसमें शब्द जुड़ा हुआ है दिक। तो हमें ये पता है कि देखो ये हमें पता है कि देखो ये ई जो है मैंने कहा किस में परिवर्तन हो जाएगा, हमें पता है ई किस में परिवर्तित हो जाएगा, ई परिवर्तित हो जाएगा ये में। तो देखो ये हो गया ये और हलंत वाला। अब देखो बस अब इन शब्द को वापस जोड़ना है, इस शब्द को वापस जोड़ना है, ठीक है। तो अब देखो ये ते तो हलंत है आधा, तो इसलिए ये देखो आधा ही बच गया और ई जो है ये हलंत में चेंज हो गया। अब ये हलंत में हमें पता है ए आगे जुड़ गया तो ये हलंत खत्म हो गया, तो ये देखो अत्य बन गया यहाँ तक, और ये दिक शब्द है मैं पीछे वो जोड़ देता हूँ। तो इस प्रकार ये शब्द बना अत्यधिक। यदि यहाँ अधिक होता आ होता तो अत्यधिक हो जाता, क्योंकि ये स्वर ही आगे जुड़ेगा। देखो ये वाला जो स्वर है इसके साथ जुड़ेगा, तो जो भिन्न स्वर है उसकी कहानी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अत्यधिक में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो है वो हमेशा ये आ नहीं होता, ये ए ही होता है। जैसे देखो आपका एक शब्द होता है अध्याय, इसका संधि विच्छेद देखो, देखें अध्याय का क्या हो जाएगा। तो अध्याय का संधि विच्छेद यदि मैं करके देखूं तो देखो ये हो जाएगा अधि और ये प्लस आय, ठीक है, ये हो जाएगा अधि प्लस आय और ये हो गया अध्याय। तो हमें पता है देखो इसमें ई है और इसमें आ है। अब ये आ आपको पता है कि आगे जुड़ेगा ये में, तो देखो ये जुड़ गया अध्याय और ई प्लस आ है, तो हमें पता है कि एक्चुअल में कहानी क्या होने वाली है, वो ये हो जाएगा अध्याय, अध्याय का अधि प्लस आय, ठीक है। तो अब ये तो मैंने बताई कि इस ये वाली कहानी, अब इस वे वाली कहानी बताते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपको बचपन में पढ़ते आ रहे हैं स्वागत, और आपको ये सिखाया जाता है कि ये स्वागत होता है सु प्लस आगत, सिखाया ये। तो देखो इस सु में हमें पता है देखो ये आधा कैसे हो गया, इस चीज को थोड़ा समझना होता है कि देखो ये सु इस प्रकार बना है कि से हलंत प्लस ऊ प्लस ये आगत आ गया थे। अब हमें पता है ये ऊ तो किस में चेंज हो गया, वे हलंत में, और ये से आधा का आधा ही पड़ा है, तो देखो ये से आधा का पड़ा है वे हलंत। अब इसमें आ जुड़ गया तो ये हलंत हो खत्म होकर ये आ बन गया, इस प्रकार ये बन गया स्वागत, ठीक है ना। तो आ वाला मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया स्वागत। अब इंपॉर्टेंट मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ री वाला, जो आज तक एग्जाम्पल में खूब बार पूछा गया है, री के एग्जाम्पल खूब बार पूछे गए, तो री का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, उनके संधि विच्छेद पूछे गए हैं एग्जाम्पल में। तो जैसे देखो पितृ अनुमति, तो पितृ अनुमति एक बार पूछा गया कि इसका संधि विच्छेद करो, पितृ अनुमति। ऐसे पित्राज्ञा, पित्राज्ञा ये वर्ड भी पूछा गया है कि पित्राज्ञा का करो। ऐसे मात्राज्ञा, तो मात्राज्ञा का भी किया गया कि मात्राज्ञा का संधि विच्छेद करो, ठीक है। और ऐसे पितृउपदेश, तो पितृउपदेश इसका संधि विच्छेद करो, पितृउपदेश का, ठीक है। और इस प्रकार हम कुछ जैसे पितृइच्छा, इसका संधि विच्छेद करो, देखो ये। तो देखो इन सबके संधि विच्छेद हम पढ़ेंगे। 5 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पांचों में से कन्फर्म किसी ना किसी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता ही है। तो पितृनुमति, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, पितृउपदेश और पितृइच्छा। देखो पितृ अनुमति को मैं एक को बता रहा हूँ, फिर आप सारे अपने आप समझ जाएंगे कि क्या कहानी हुई। तो देखो पहले तो हम समझ रहे हैं कि भाई री वर्ड आएगा, और री वर्ड हमें पता है कि वर्णमाला में ऐसे नीचे ये आता है, ये देखो जैसे अगर मान लो मैं ते के साथ री जोड़ूं तो वो देखो इस प्रकार बनता है त्रि, ठीक है ना। तो ये जो री वर्ड है ये हमेशा नीचे की तरफ ऐसे बनता रहता है। तो देखो मैं इसका यदि संधि विच्छेद करना चाहूँ तो री के बाद देखो क्या है। अब हमें पता है कि देखो यहाँ केवल त्रय है, तो इसका मतलब देखो इसकी जो संधि विच्छेद देखो इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसको मैं समझाऊंगा कि देखो पितृ, तो इसमें देखो री हो गया प्लस अनुमति, देखो इसका संधि विच्छेद तो यही है। अब देखो संधि विच्छेद ये है तो कैसे समझा देता हूँ मैं। तो देखो पितृ कैसे शब्द बना है, तो देखो पितृ शब्द बना है पीते, इस प्रकार ये ते हलन और इसमें क्या जुड़ा हुआ है री, ठीक है। तो ते हलन तो री जुड़ा हुआ है, इस प्रकार मिला हुआ पितृ प्लस ये ए जुड़ा हुआ है, फिर ये लो नुमति,
ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि री किस में चेंज हो जाएगा, तो री हमने कहा रे में चेंज हो जाएगा, ये लो रे में चेंज कर दिया। अब देखो इस चीज को समझना कि एक जो ये त्रे वर्ड आ रहा है ना, ये त्रे कैसे आ रहा है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि जो त्रे वर्ड है वो किन किन से मिलकर बना है। तो देखो त्रे वर्ड आपको पता है अपनी वर्णमाला में तीन वैसे चार होते हैं, चार मिश्रित वर्ण होते हैं, एक अक्ष, एक त्रय, गे और श्रेय, तो ये चार होते हैं। तो देखो ते किन से मिलकर बना है, तो ते मिलता है एक तो ते हलंत से प्लस रे कंप्लीट से, ये ध्यान रखना। तो ते आधा होता है, रे पूरा होता है, अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं तो त्रे बनता है। अब देखो हमें पता है कहीं ना कहीं ये दो मिल रहे हैं तभी यहाँ देखो त्रे बन रहा है। तो देखो ये कैसे मिल रहे हैं, तो देखो यहाँ ते हलंत है, ये रे है, और ये हो गया प्लस ए, और हमें पता है रे और ए मिलकर ये कंप्लीट रे बनता है, और हमें पता है ते हलंत और कंप्लीट रे मिलकर क्या बन जाता है, त्रे बन जाता है। तो देखो ये और ये तीनों मिलकर देखो क्या बनाया, त्रे बनाया। तो देखो पी आगे पड़ा हुआ है, तो देखो पी और ये और ये मिलकर बनाता है त्रे, और फिर नुमति उभू पड़ा हुआ है। तो देखो ये पितृ अनुमति, इस प्रकार ये शब्द को तोड़ना है। कई डायरेक्ट याद रखते हैं, रट लेते हैं कि पितृ अनुमति के देखो पितृ प्लस अनुमति। हो सकता है आपका क्वेश्चन सही हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन समझना है कि ये जो हिंदी है ये वर्णों के आधार पर कैसे डिपेंड हो रही है। तो इस प्रकार किसी भी शब्द को आपको तोड़ना है। तो देखो ये पितराज्ञा शब्द भी मैं आपको देखो बता देता हूँ, अपने पास थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है, तो मैं थोड़ा सा देखो इन एग्जाम्पलों को बताने के लिए मैं जैसे यहाँ बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो ये अपने पास खाली जगह पड़ी है, ये देखो पितराज्ञा शब्द को तोड़ रहा हूँ। तो देखो पितराज्ञा में हमें पता है पितृ प्लस आज्ञा, हमें पता तो है कि भाई ये हो गया, और ये हुआ कैसे, तो हमने देखो पहले ही कहा था कि देखो ये ते जो हलंत है प्लस ये री है और प्लस ये आ है, और ये ते री आ मिलकर हमें पता है क्या बनाएंगे, त्रा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, त्रा। ये तीनों वर्ड मिलकर क्या बना, त्रा, और पी हुबहू है तो ये पी आगे लगा दिया, पी त्रा, और ये पीछे से बना हुआ है गया। इस प्रकार पितरा गया। इस प्रकार आप सभी आंसर कर सकते हैं। सबका संधि विच्छेद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दो का मैंने बताया, तो मात्राज्ञा और पितृपदेश और पितृचा, इन तीनों के संधि विच्छेद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यण संधि के बाद हम चलते हैं अयादि संधि की, और सौर संधि का सबसे अंतिम टॉपिक है। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, मैंने थोड़ा एग्जाम्पल की सहायता से एक्सप्लेन किया है। अब हम अयादि संधि को समझते हैं, और अयादि संधि को वैसे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यदि मान लो ए और आई, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या है, भिन्न स्वर, और ओ और औ के बाद, ओ और औ के बाद भी क्या है, भिन्न स्वर आए, तो देखो ये तो आगे जुड़ेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। कि ए और आई का क्या होगा परिवर्तन, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ओ और औ का क्या परिवर्तन होगा हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ए आई का क्या परिवर्तन होगा हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओ औ का क्या परिवर्तन होगा वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो यदि चारों अलग अलग वर्ड है, देखो ए, फिर मैं लिख देता हूँ आई, और फिर लिख देता हूँ ओ, और फिर लिख देता हूँ औ, और एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और एक एक एग्जाम्पल आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कि यदि देखो ये ए आ जाए तो उसका बन जाता है आई, क्या बन जाता है, आई, और भिन्न स्वर आके आकर जुड़ जाएगा। आई आ जाता है तो बन जाता है आई, ये बन गया आई। ऐसे बन जाता है कि जैसे ओ आ जाता है तो बन जाता है औ, और अगर मान लो ओ वर्ड आ जाता है तो बन जाता है आ। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या बनेगा, तो एक तो बनेगा आई, आई औ आ, ऐसे याद रखते हैं, आई आई औ आ। और ये हलंत है तो इसका मतलब भिन्न स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा, इसलिए हमने हलंत रखा है क्योंकि भिन्न स्वर इसके साथ आकर जुड़ेगा। तो देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल में 4 एग्जाम्पल बताऊंगा कि जैसे देखो नयन वर्ड है, ठीक है, नयन वर्ड है, गायक वर्ड है, पवन वर्ड है और पावक वर्ड है। तो ये 4 हमारे पास एग्जाम्पल हैं, और इन चारों को हम कैसे समझेंगे कि नयन तो हमें पता है आई आ रहा है, इसमें आय आ रहा है, इसमें औ आ रहा है, इसमें आओ आ रहा है। तो देखो इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो हमें पता है प्लस से पहले देखो ए आ रहा है, ए आ रहा है तो इसको हम एक मात्रा ही लिखेंगे, इस ए का मतलब एक ही मात्रा होता है, ने प्लस। और हमें पता है देखो इसमें क्या है, ए, ये देखो ये जो ये है, देखो हमने कहा ये हलंत है तो ये हलंत खत्म हो गया, देखो इस हलंत खत्म हो गया, इसका मतलब साथ ए जुड़ा है इसके साथ, तो ए जुड़ा है तो हमने इसको रख दिया अन। तो देखो ने प्लस अन। ऐसे गायक में देखो कि हमें पता है गायक में क्या होगा, आय बन रहा है तो 2 मात्रा होगी गई, और इसमें भी देखो ए जुड़ा है तो ये हो गया अक। इस प्रकार जैसे पवन है तो हमें पता है पवन में पो हो जाएगा, प्लस इसमें देखो एक जुड़ा है तो ये हो जाएगा अन, ये हो जाएगा अन, तो पो प्लस अन। ऐसे पावक में हो जाएगा पौ प्लस क्या हो जाएगा अक, तो ये हो गया पौ प्लस अक, पौ प्लस अन, गई प्लस अक, और नई प्लस अन। और ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कुछ में क्या होता है कि जैसे मान लो
अलग भी शब्द जुड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ए ही आकर आपको जुड़ेगा, तो आप उनको भी समझ सकते हैं कि कौन से वर्ड जुड़ रहे हैं और कौन से वर्ड नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे गायिका वर्ड है, देखो गायिका मैं बता देता हूँ, जरूरी नहीं मैं ई वाला ही बताऊँ। तो देखो गायिका में हमें पता है, देखो ई जुड़ गया, छोटा ई जुड़ा है, तो हमें पता है गायिका वर्ड में यदि छोटा वर्ड जुड़ा है तो देखो पहले चीज तो घा आ रहा है, तो इसका मतलब आई जुड़ा है, तो इसका मतलब ये गई बन गया। प्लस अब देखो इक्का शब्द जुड़ा है, तो ये लिख दिया इक्का, तो गई प्लस इक्का, ये हो गया गायिका। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने स्वर संधि को कंप्लीट किया है। तो मैं वापस बता देता हूँ कि स्वर संधि ये अयादि संधि है, अयादि संधि का यही नियम याद रखना है। इस प्रकार यण संधि का ये नियम याद रखना है। वृद्धि संधि का नियम मैंने आपको बता दिया। अपवाद मैंने आपको अद्रोष्ट, दंतोष्ट, शुद्धोदन ये बताए हैं। गुण संधि में मैंने नियम बताए, आपको अपवाद अक्षोहिणी, प्रौढ़, प्रोहे ये बताए हैं। और दीर्घ संधि मैंने आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाया है। और क्या बताया कि ईस में ई बड़ा आता है, इंद्र में ई छोटा आता है। ये थोड़ा सा आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल पढ़ोगे, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगने लग जाएगा कि किस में ई बड़ा आता है, किस में ई छोटा आता है, किस में ऊ बड़ा आता है, किस में ऊ छोटा आता है। तो ये तो हिंदी में चूंकि शब्द आता है तो ये है तो चलता रहता है। तो स्वर संधि मैंने कंप्लीट कर दी है, मैं पानी पी लेता हूँ, और स्वर संधि कंप्लीट कर दी है। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। पहले व्यंजन संधि की परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि स्वर संधि में तो स्वर जुड़ रहे थे। अब हम व्यंजन संधि की ओर चलते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होगा हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो व्यंजन संधि को समझते हैं। और व्यंजन संधि में हमने पहले ही बता दिया था आपको कि 11 नियम बताएंगे। वैसे स्वर संधि इजी थी, और अब जो मैं बताऊंगा उसको थोड़ा सा गौर से सुनना। हो सकता है थोड़ा लेक्चर बड़ा हो गया हो, लेकिन अब क्या है कि मैंने तो सोचा 40-50 मिनट का ही बनाएंगे। हो सकता है 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जब बना ही रहे हैं तो अच्छे से बनाएं ताकि कोई कमी नहीं रहे। और जो भी आपको समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। अब व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि में मैंने बताया कि टोटल कितने नियम है, 11 नियम। तो पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। तो देखो व्यंजन संधि कैसे हो सकती है कि व्यंजन संधि में कम से कम एक व्यंजन होगा। पहले इस चीज को समझें, दोनों व्यंजन होने जरूरी नहीं है। व्यंजन संधि में कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक भी व्यंजन नहीं यार व्यंजन संधि कह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो कम से कम एक व्यंजन हो, और ऐसे दो वर्णों के मेल से अर्थपूर्ण जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका मतलब देखो, दो व्यंजन मिलकर भी व्यंजन संधि बना सकते हैं कि व्यंजन प्लस व्यंजन मिल जाए, ये भी व्यंजन संधि हो सकती है। या व्यंजन प्लस स्वर मिल जाए तो ये भी व्यंजन संधि हो सकती है। या स्वर प्लस व्यंजन मिल जाए, ये भी व्यंजन संधि हो सकती है। तो 3 तरीके हैं व्यंजन संधि के, कि आपको अगर प्लस से पहले व्यंजन मिले, प्लस के बाद व्यंजन मिले तो भी व्यंजन संधि है। प्लस से पहले व्यंजन मिले और प्लस के बाद स्वर मिल जाए तो भी व्यंजन संधि है। और प्लस के पहले स्वर मिले और प्लस के बाद व्यंजन मिले तो भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ये समझने वाली बात है। तो ये व्यंजन संधि है। अब हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे। और मैं बताऊं कि व्यंजन संधि में मुख्यतः कितने नियम पढ़ने हैं, 11 नियम पढ़ने हैं। और एक नियम में अपवाद है वो मैं बता दूंगा। बाकी 11 नियम यदि आपने पढ़ लिए जैसा जैसा मैंने पढ़ाया, तो आपको मैं बताऊं कि किसी भी गाइड में संधि की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहना। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस वीडियो से सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और मैंने आपको एक समझ विकसित कर दी है। देखो ऐसे तो मैं सारे एग्जाम्पल नहीं बता सकता हूँ, ये भी सच है। तो व्यंजन संधि को 11 नियमों की सहायता से मैं तोड़ रहा हूँ। ये देखो मेरी अपनी मेहनत है ना, कि मैंने सभी नियमों को एक 11 नियमों में मिलाकर कंबाइन किया। जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे बता रहा हूँ। मैंने कहा कि ना तो ये वीडियो कहीं से कॉपी किया गया है, ना किसी को देखकर बनाया है। मैंने अपनी इच्छा से एग्जाम्पल लिए हैं, और मैं जैसा समझता हूँ, याद रखता हूँ, मैंने उसी हिसाब से आपको पढ़ाने की कोशिश की है। शायद आपके लिए काम आए। तो व्यंजन संधि के 11 नियम हैं, और 11 नियमों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो प्रथम नियम की ओर चलते हैं। तो प्रथम नियम चलते हैं व्यंजन में। तो कुल नियम 11 है, बिल्कुल कुल नियम 11 है। और इस स्लाइड में हम कौन से नियम की बात करेंगे, प्रथम नियम की बात करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और ढेरों एग्जाम्पल आप किसी भी गाइड में पढ़ सकते हो, नियम यही रहेगा। तो देखो प्रथम नियम बता रहा हूं, तो समझना ये क्या लिख रखा है कि मान लो कोई भी वर्ग है। हमें पता है कि अब देखो व्यंजन पढ़ रहे हैं, तो पहले थोड़ा सा मैं व्यंजनों के बारे में बता देता हूँ। व्यंजन पढ़ रहे हैं तो देखो हमें पता है व्यंजन में टोटल 33 मूल व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, कौन कौन से होते हैं, उनको क्या क्या कहते हैं। तो देखो एक होता है के वर्ग, एक होता है चे वर्ग, एक होता है टे वर्ग, एक होता है ते वर्ग, और एक होता है पे वर्ग। 5 तो हो गए वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 ही आपको पता है व्यंजन है, वर्ण है। कहने का मतलब ये कह रहा हूँ। तो टोटल 25 तो यही होंगे।
कि भाई ये 25 तो यही होंगे। तो इनको अलग अलग बोलते हैं, जैसे के वर्ग बोलते हैं, चे वर्ग बोलते हैं, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये हो गया। और फिर आपको पता है कि ये, रे, ले और वे, इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं बच्चों? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो ये, रे, ले, वे कितने हो गए? 4। तो 25 और 4 कितने हो गए? 29। फिर हमें पता है कि ये से और ये से और ये से और ये है, इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी कितने हैं? 4। तो 25 4 29 और 29 4 हो गए 33। ये मुख्यतः मूल वर्ण है। बाकी संयुक्त वर्ण में आपको पता है कि क्या होता है? अक्ष, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ये 4 प्रकार के मिश्रित वर्ण हैं। क्या है? मिश्रित व्यंजन कह सकते हो। तो मूल वर्ण में तो ये प्रकार के हैं। एक थोड़ा सा मैं घोष अघोष के बारे में बता देता हूँ, आपको मिलेगा कहीं घोष को या सघोष, घोष या सघोष, ये क्या होते हैं, और एक होता है अघोष, ये क्या होता है। तो जब भी आप कोई भी व्यंजन बोलते हो और ध्वनि में कंपन होता हो तो उसको तो बोलते हैं सघोष, और जब ध्वनि में कंपन नहीं होता तो उसको बोलते हैं अघोष। तो किसी भी वर्ग का जो ये प्रथम जो वर्ण है, देखो प्रथम 2, जैसे के वर्ग का कहें तो के खे, तो प्रथम 2 वाले जो होते हैं वो अघोष होते हैं। उनमें किसी प्रकार का, मतलब मैं यूं कहने की कोशिश करता हूं, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, किसी प्रकार की क्या नहीं होती है? ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इस चीज को समझना। अब और किन में नहीं होती? तो देखो से और ये से बोला तो किसी प्रकार का कंपन उत्पन्न नहीं हुआ। तो देखो प्रथम 2 व्यंजन और से, तो ये मिलाकर कुल अघोष होते हैं। बाकी देखो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे मैं बोलूँ घे, घ, डे, तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। मैं कहूँ य, र, ले, व, इसमें ध्वनि उत्पन्न होगी। और है, तो ये, रे, ले, वे और है, तो कुल मिला के तीसरा, चौथा, पांचवा और ये, रे, ले, वे, है, ये तो होते हैं सघोष और ये होते हैं अघोष। तो ऊष्म व्यंजन में 3 व्यंजन ही अघोष होते हैं, बाकी है चला जाता है सघोष। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको वर्ण से संबंधित जानकारी दी है। अब हम आ जाते हैं प्रथम नियम की। तो प्रथम नियम में लिख रखा है कि भाई किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन आए, किसी भी वर्ग का क्या आ जाए? प्रथम व्यंजन आ जाए, तो वो तृतीय व्यंजन में बदल जाता है। तो कैसे बदलेगा, क्या नियम है, ये हम इसको पढ़ेंगे। तो देखो प्रथम व्यंजन है, प्रथम व्यंजन तो अभी हमने कहा कि किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन तो अघोष होता है, और तीसरे में बदल रहा है तो हमने कहा था तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होता है। तो इसका मतलब ये नियम ऐसा भी कह सकते हो कि अघोष किस में चेंज हो रहा है? सघोष में चेंज हो रहा है। तो अघोष का सघोष में बदलना नियम भी कहलाता है। या मैं यूं कहूं कि प्रथम व्यंजन किस में बदल रहा है? उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन, है ना, ये वर्ड ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि किसी और ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में नहीं बदल रहा, नहीं, उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल रहा है। तो वर्ग का प्रथम व्यंजन जो है उसी वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल रहा है। और ये कब बदलेगा तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो प्रथम में कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो प्रथम में के हो सकता है, तो ये व्यंजन आ सकता है के, या चे व्यंजन आ सकता है, या टे व्यंजन आ सकता है, या ते व्यंजन आ सकता है, या पे व्यंजन आ सकता है। ये 5 ही प्रथम व्यंजन हैं। अगर इसके बाद में कोई भी वर्ग है उसका तीसरा और चौथा, देखो मैं ध्यान से सुनना, दूसरा नहीं बोल रहा हूं, किसी भी वर्ग का, देखो मैं ये लिख रहा हूं, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, मैं पांचवा शब्द नहीं बोल रहा हूं, तीसरा, चौथा, फिर देखो ये, रे, ले, वे, कोई भी स्वर क्या जाए, कोई भी स्वर अगर आ जाए, वापस बोल रहा हूं कि ये तो देखो प्रथम व्यंजन है, तो के, चे, टे, पे के बाद, प्लस के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, ये, रे, ले, वे, या कोई भी स्वर आ जाए, तो ये जो प्रथम व्यंजन है ये अपने ही वर्ग के, मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान रखना, अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? तीसरे व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे व्यंजन में परिवर्तन हो जाता। एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे कैसे है। जैसे आपने शब्द सुना होगा दिगंबर, देखो कौन सा शब्द सुना होगा? दिगंबर। इस प्रकार लिखते हैं, ये दिगंबर, ठीक है। और चाहो तो ये मैं आधा भी कर सकते हो, इस प्रकार भी लिख सकते हो, दिगंबर, दोनों ही सही है, ये दिगंबर ये भी सही है। संधि विच्छेद करो, देखिए तो हमें पता है, देखो ये घे बना है, घे बना है, तो इसका मतलब
इसका प्रथम वर्ण ही आएगा, इस वर्ग का प्रथम व्यंजन क्या है, के। तो देखो ये दी और ये व्यंजन है तो इसलिए हलंत लगाना जरूरी है, ध्यान रखना। कभी कभी एग्जाम में क्या करते हैं, ये हलंत लगा कर नहीं देते हैं, तो जब हलंत नहीं है तो फिर ये स्वर बन जाता है, और ये स्वर यार आगे ही कोई स्वर आएगा तो फिर वो स्वर संधि चली जाती है, व्यंजन बचती नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये दिख प्लस हमें पता है देखो ये वर्ड आ जाता है अंबर। अब देखो, अब हमें पता है कि देखो हमने परिभाषा ये लिखी कि प्रथम व्यंजन के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ये प्रथम किस में चेंज हो जाता है, तीसरे में चेंज हो जाता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, गे हलंत आ जाएगा। तो देखो ये ऐसा हो गया कि दी और के का गे हलंत हो गया, प्लस अंबर शब्द जुड़ रहा है, और अंबर हमें बताया गे हलंत और ए मिलकर पूरा गे बना लेंगे, इस प्रकार ये जो हो गया ये दिगंबर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आपको याद है। ऐसे देखो दिग्दर्शन एग्जाम्पल में आया हुआ है, दिग्दर्शन स्टार मार्क है, हमें पता है देखो गे आधा है तो कहीं ना कहीं इसका करस्पॉन्डिंग प्रथम व्यंजन के है प्लस दर्शन, और दर्शन हमें पता है देखो ते थे दे तीसरा व्यंजन है, तो कोई सी भी वर्ग का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो के अपने तीसरे में चला जाता है, तो ये हो गया दिग्दर्शन। तो ये तो था कि हम के से रिलेटेड जो भी समझा पाए। अब देखो जगदम्बा, आपको देखो खूब वैसे खूब सारे एग्जाम्पल आप देख लेना, अब मैं पूरा तो मैं ही नहीं कर सकता, आपको भी पता है, मैं तो मोस्ट जो है वो मैं करा रहा हूँ। देखो जगदम्बा, इस चीज़ को समझना है कि जगदम्बा का क्या होगा। तो देखो यहाँ दे वर्ड आ रहा है, तो देखो हम पहले तो लिखेंगे जगत, तो देखो ते आ गया, तो प्लस हमें पता है अम्बा वर्ड आएगा, और ए हमें पता है इस ते के साथ जुड़ेगा तभी तो दे आया। देखो ये अब हमें पता है देखो कि ते आया, उसके बाद कोई भी स्वर आया तो ते किस में चेंज हो जाएगा, दे हलंत में, और दे हलंत में आगे हमें पता है ए स्वर है तो ये मिलकर क्या बना लेगा, पूरा दे बना लेगा, पूरा क्या बना लेगा, दे बना लेगा। तो पूरा दे बना लेगा, तो देखो जग पहले से ही है, देखो जग तो पहले से ही है, ये दोनों मिलकर दे बना लिया, ये दे और ये अम्बा वर्ड पीछे जुड़, इस प्रकार ये हो गया। एक वर्ड आपने तद्भव सुना होगा, तो तद्भव का संधि विच्छेद क्या होता है, हमें पता है तत् प्लस भव, तो देखो ये ते किस में चेंज हो गया, इस दे में चेंज हो गया, तो ये हो गया। एक देखो पटवारी मेंस में एग्जाम पूछा गया था सडानन से रिलेटेड, देखो सडानन, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि सडानन शब्द शुद्धि में आया था, हालांकि हम तो भी यहाँ संधि विच्छेद में आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये शब्द शुद्धि में आया था। देखो सडानन, ये मैं 3 प्रकार के सडानन लिख रहा हूँ, तो आपको बताना कि कौन सा सही है। तो देखो सडानन वैसे चलो 2 ही लिख देता हूँ, सडानन मुख्य तो कन्फ्यूज, चलो 3 ही लिख देता हूँ, फिर ये डा न। देखो इस 3 प्रकार के दिया था, ये दिया था, ये दिया था, और कहा कि कौन सा इनमें से शुद्ध है, तो ये मेरे सही हुआ था उसमें बता दूं। तो देखो सडानन में ये डा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, मैं 1 सेकंड आपको दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल पाएँ। तो देखो सडानन में क्या होगा कि ये जो देखो ये जो डे वर्ड है हलंत वाला है, ये डे पूरा है जिसमें स्वर जुड़ा हुआ है, और ये के खे गेड़े वाला अंतिम डे है, 5वां शब्द। तो देखो ये भी शुद्ध नहीं है और ये भी शुद्ध नहीं है, ये सही है। तो ये सही है तो सही क्यों है, इसके पीछे हम चलते हैं। तो देखो सडानन का संधि विच्छेद ये होता है कि सठ, हमें पता है देखो डे आया है, देखो ये हलंत नहीं था ना, तो डे आया है तो ये हो गया डे टे में, और ये प्लस हो गया आन। अब देखो इसका संधि विच्छेद ये है सठ प्लस आन। हमें पता है कि देखो ये टे हलंत है, टे हलंत प्लस आ, हमें पता है देखो टे हलंत का क्या हो जाता है, तो हमने कहा तीसरे में बदल जाता है, तो तीसरे में बदल गया डे हलंत में, और डे हलंत मिलकर आ मिलेगा, तो डे हलंत प्लस आ मिलकर क्या बन जाएगा, डा। इसलिए आ आने की वजह से ये हलंत गायब हो गया, तो इसलिए ये तो कोई हलंत वाला तो कोई तुक ही नहीं है। और क्योंकि ये के गेड़ वाला 5वां नहीं आएगा, क्योंकि टेक्स का तीसरा डे होता है ना, ये डे होता है, तो इसलिए देखो डे और आ मिलकर डा बन गया, पीछे देखो ये से बना हुआ ही है तो ये से हो गया, और नन आपको जोड़ना है। इस प्रकार सडानन की संधि विच्छेद तो ये होगी, और शुद्ध शब्द भी ये होगा, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। एक जैसे शब्द है अब्ज, अब्ज, तो अब्ज स्टार मार्क है, तो हमें पता है देखो बे आया है, बे आया तो इसका मतलब हमें पता है कि अप होगा, और देखो हुबू बे आधा ही रहा है तो इसका मतलब आगे कोई स्वर नहीं है तो हुबू जे आ जाएगा, तो अप प्लस क्या हो गया, जे, तो अप प्लस जे हो गया अब्ज। तो इस प्रकार ये प्रथम नियम था। एक बार आप वापस वीडियो पॉज करके पुनः सुन लेना, क्योंकि समय अपने पास कम है, इसलिए मैं दूसरे नियम की ओर चल रहा हूँ। अब देखो दूसरा नियम क्या कहता है, टोटल 11 नियम है, फटाफट हम 11 नियमों की ओर चलते हैं। तो देखो दूसरा नियम ये कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का 5वें वर्ण में बदलना। अब देखो कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण 5वें वर्ण में कब बदलेगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो
नियम तो वही है, अघोष का सघोष में बदलना, लेकिन पांचवें में बदलेगा कब? तो देखो वहां हमने, देखो इस पहले नियम में हमने देखो कि हमने यहाँ देखो एक पांचवा शब्द छोड़ रखा था। देखो मैं बताऊं कि यहाँ हमने 3 और 4 ही लिया था। अब अगर मैं पांचवा शब्द लूंगा तो वो प्रथम वर्ग के किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ग में। देखो ये नियम ऐसा हो जाएगा कि प्रथम वर्ण का तो मतलब देखो ये के हलंत, चे हलंत, टे हलंत, ते हलंत और पे हलंत, ये प्रथम हो गए। इसके बाद किसी भी वर्ग का क्या आ जाए? पांचवा वर्ण। किसी भी वर्ग का क्या आ जाए? पांचवा वर्ण शुरुआत में। और शुरुआत में हमें पता है, देखो शुरुआत में ये शब्द नहीं आ सकता, शुरुआत में हमें पता है ये शब्द नहीं आ सकता, और शुरुआत में हमें पता है ये शब्द नहीं आ सकता। तो बच्चे कौन से? ने और में। तो ये नियम ऐसा भी कहलाता है कि मान लो किसी भी प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद ने और में आ जाए। क्या आ जाए? ने और में, या यूं कह जाए पांचवा आ जाए, क्योंकि ये तो किसी भी शब्द की शुरुआत में आते ही नहीं है। तो ने और में आ जाए, तो देखो के चे टे ते पे के बाद ने और में आ जाए, तो देखो ये अपने ही वर्ग के, है ना, ये शब्द ध्यान रखना, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के किस में बदल जाते हैं? पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं, पांचवें वर्ण में बदल जाते हैं। अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो एग्जाम्पल ये आया हुआ था एक बार कि ये देखो वाग में क्या होता है? वाग में। अब बताओ देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो हमें पता है देखो में आया हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ड़े आया है, और देखो ये बिंदी वाला है तो इसका मतलब के आया होगा, और देखो हलंत चल रहा है तो देखो वाग प्लस क्या हो गया? तो वाग प्लस में, और ये के हलंत हमें पता है किस में चेंज हो जाएगा? अड़े में चेंज हो जाएगा। अब क्योंकि आगे स्वर है नहीं इसलिए ये हलंत ही रह जाएगा, तो ये वा अड़े और ये में हो जाएगा वाह। ठीक है ना? इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि यदि प्रथम आ जाए तो ये अड़े में चला जाता है। इस प्रकार देखो एक क्षण मूर्ति पूछ लेते हैं या षणमुख पूछ लेते हैं। देखो षणमुख क्या हो जाता है? षणमुख। तो षणमुख को हमें समझना है कि देखो यहाँ पर ऋणे आया, तो ऋणे आया इसका मतलब पांचवें में चेंज हुआ, तो इसका मतलब सट रहा होगा कहीं, और ये मुख हो गया, तो सट प्लस मुख किसमें चेंज हो जाएगा? षणमुख में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐसे जैसे मान लो उनियन शब्द आ जाए कई बार, उनियन, तो उनियन आया तो हमें पता है देखो ये ने में चेंज हुआ तो कहीं ना कहीं उत आया होगा, तो ये उत प्लस नयन क्या हो गया? उत प्लस नयन। तो उत प्लस नयन का क्या हो गया? तो ये नियम है। तो 3 एग्जाम्पल की सहायता से मैंने आपको समझा दिया, अड़े अणे और ने। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना। तो दूसरा नियम भी कंप्लीट हुआ। तीसरा नियम की ओर चलते हैं। तो तीसरा नियम ये कहता है कि दे व्यंजन का ते में परिवर्तन। देखो यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि दे व्यंजन का ते में परिवर्तन, हमें पता है दे तीसरा शब्द है, और तीसरा शब्द किसी भी वर्ग का क्या होता है? सघोष। तो प्रथम और दूसरा नियम तो अघोष सघोष में चेंज हो रहा था, अब तीसरा नियम वापस सघोष किस में चेंज हो रहा है? अघोष में चेंज हो रहा है। सघोष किस में चेंज हो रहा है? अघोष में चेंज हो रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो देखो ये तब संभव है जब दे के बाद क्या है? देखो दे के बाद ये देखो ये 5 वर्ण आपको याद ही रखने। देखो कुछ संधि में देखो हम ट्रिक नहीं लगा सकते। अब ये 5 वर्ण आपको याद करने हैं तो करने ही है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1-2 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, जैसे हमें भी याद है कई सालों से। तो देखो के, ते, थे, पे और से, अगर ये आपको कहीं भी प्लस के बाद ये 5 वर्ण दिख जाए, के, ते, थे, पे, से, और उससे पहले यदि दे हो तो क्या परिवर्तन होगा? तो ये दे किस में चेंज हो जाएगा? तो हमने कहा ये दे किस में चेंज हो जाएगा? दे इस स्मॉल ते में चेंज हो जाएगा। इनका कोई परिवर्तन नहीं होगा, ध्यान रखना। ये हुबू पड़े रहेंगे, ये हुबू पड़े रहेंगे, ये हुबू रहेंगे, लेकिन ये जो दे है ये किस में चेंज हो जाएगा? ते हलंत में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे तत्पुरुष है, अगर आपको तत्पुरुष का संधि विच्छेद पूछे तो हमें पता है तत्पुरुष का संधि विच्छेद, देखो पे आगे पे आ गया तो हमें पता है ये नियम काम करेगा, और इसलिए देखो ये तत्पुरुष में ये देखो किस में चेंज होगा? तद, और प्लस किस में चेंज हो गया? पुरुष। तो हमें पता है कि पे आ गया और पे से पहले क्या है? दे हलंत, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ते हलंत में। और ते हलंत को चाहे आधा देखो आधा ते को, एक ही बात है। ऐसे शब्द है जैसे सत्संग, समझना, ऐसे शब्द है सत्संग, ठीक है। तो सत्संग हमें पता है, देखो ये सद हो जाएगा प्लस ये संग आ गया, देखो ये से वर्ड आ गया तो से का आ गया, पे का आ गया। इस प्रकार आपके मतलब खूब एग्जाम्पल है, ऐसे याद रखना चाहो तो। जैसे शरद महोत्सव हो गया, उत्तर, देखो उत्तर का संधि विच्छेद करना चाहिए। देखो उत्तर में आप ये ते देखते हो ना, ये ते का मतलब आप सभी जानते हैं आधा ते होता है, और ते के ऊपर आधा ते ऐसे ही चढ़ाते हैं। तो देखो उत्तर में हमें पता है आधा ते आया है, तो ये हमें पता है उद आया होगा कहीं, और ये प्लस था, ठीक है। तो देखो उत्तर का संधि विच्छेद आज तक अगर किसी टीचर ने नहीं बताया है तो इसका ये होगा उद प्लस ता, उत्तर हो गया।
तो इस प्रकार खूब, जैसे तत्पर हो गया, उपनिषद काल हो गया। देखो ये एक अच्छा वर्ड है, उपनिषद काल। देखो शब्द शुद्धि में पूछा गया उपनिषद काल का, स्टार मार्क लगा रहा हूँ, और फिर हम अगले नियम की ओर पढ़ेंगे उपनिषद काल में। तो देखो ये शब्द शुद्ध इस प्रकार है, उपनिषद काल है ना, ये ते आधा है, ये देखो ये इसका शुद्ध शब्द है। हम पढ़ते हैं तो इसको उपनिषद काल है, ये हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि संधि विच्छेद ऐसा है इसका, उपनिषद देहलंत प्लस काल। तो देखो ये इसका संधि विच्छेद है कि उपनिषद और देहलंत है। तो देहलंत हमें पता है, देहलंत के बाद के आ गया, तो के आ गया तो के किस में चेंज हो जाएगा, ते में चेंज हो जाएगा। ये स्टार मार्क के ध्यान रखना। ऐसे ही मान लो सत्कार वर्ड है, ठीक है, तो हमें पता है के आ गया तो ये सद प्लस कार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको याद रखना। ये तीसरा नियम इतना ही है। चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं। अब देखो चौथा नियम ये कहता है कि ते और दे का वर्ण परिवर्तन निम्न प्रकार होगा। इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जैसे हमें पता है, देखो उसमें हमने कौन कौन से वर्ण याद रखे थे, तो के, ते, थे, पे से 5 वर्ण याद रखे थे। इसमें आपको ये कितने हो गए, 4 और 3 7 वर्ण याद रखने हैं। तो देखो तीसरे नियम में 5 वर्ण याद रखने हैं, चौथे में 7 वर्ण याद रखने हैं। तो जो उसमें है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो उसमें नहीं है। देखो इसमें चे है, छे है, टे है, डे है, ले है, से है और है। अब देखो इससे पहले, उसमें तो हमेशा कन्फर्म ध्यान रखना प्लस से पहले दे आएगा, लेकिन इसमें हमें ये फायदा है कि आप ते भी लगा सकते हैं और दे भी लगा सकते हो। कई बुकों में दे लगाया हुआ मिलता है तो भी सही है, और कई बुकों में हमें पता है दे लगाया हुआ है तो भी सही है, ते लगाया हुआ है तो भी सही है। तो मैं तो ते लगाता हूँ, और ज़्यादातर राइटर ते ही प्रीफर करते हैं कि आप ते लगाओ। तो ते के बाद चे आ जाए तो क्या परिवर्तन होगा, तो ये देखो चच हो जाता है। दोनों मिलकर बता रहा हूँ, दोनों मिलकर चच बन जाएंगे, इसमें दोनों मिलकर चच बन जाएंगे, इसमें दोनों मिलकर टट बन जाएंगे, इसमें डट बन जाएंगे, इसमें लल बन जाएंगे, इसमें चच बन जाएंगे, इसमें दद बन जाएंगे। ये थे नहीं, दे। एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। देखो मैं दद को वापस लेकर आऊँ, ये दे और ये दे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे तो हमें आसानी समझ में आएगा। तो हम प्रत्येक का 7 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो हम 7 एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। तो देखो जैसे आपको कई अगर मान लो एग्जाम्पल में मिल जाएगा सच्चरित्र, देखो चे वाला बता रहा हूं, सच्चरित्र। तो देखो जब सच्चरित्र है तो देखो कैसे आएगा सच्चरित्र, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमें पता है देखो चच बना है, तो चच तभी बनता है जब या तो पहले ते या दे आया हुआ हो, उसके बाद चे आया हुआ हो, तभी चच बनता है। तो हमें पता है, मैं तो प्रीफर करता हूँ ते को, तो ये लिख दिया आपने। सत, सद भी लिखते हो तो भी सही है ना। तो सत प्लस और ये क्या हो गया, चरित्र। तो देखो ये नियम क्या कहता है कि ते आए और उसके बाद चे आ जाए तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, चच बन जाते हैं। तो देखो से और ये चच और ये रित्र, बना कि नहीं बना, सच्चरित्र। तो इस प्रकार है। अब जैसे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 6 वाला बताने की कोशिश कर रहे हैं, 6 वाला। तो देखो 6 वाला बताने की कोशिश कर रहे हैं तो उच्छिन्न वर्ड है। देखो उच्छिन्न वर्ड 6 वाला बताने की कोशिश करूं तो वर्ड है उच्छिन्न। क्या कौन सा वर्ड है, उच्छिन्न। तो उच्छिन्न वर्ड है तो हमें पता है कि उच्छिन्न वर्ड है, चच आया हुआ है, चच आया हुआ तो हमें पता है या तो उत आया है पहले, तो प्लस छिन्न वर्ड आया है। तो देखो उत प्लस छिन्न मिलकर क्या बन जाएगा, उच्छिन्न वर्ड बन जाएगा। अब टट वाला बता देता हूँ। तो आपने एक देखो व्रत, वरटिका, देखो इस प्रकार आपने शब्द लिखा होगा व्रह। हो सकता है ये आपके उसमें भी आता हो कि शब्द शुद्धि में टे और ये टीका, देखो व्रह टीका इस प्रकार। तो व्रह टीका ये शुद्ध शब्द है ना। इसका संधि विच्छेद पूछे तो हमें पता है व्रह ते आया है, उसके बाद टीका आया है। तो हमें पता है टे के बाद यदि मान लो टे आ जाए तो वो क्या बन जाता है, टट। इस प्रकार ये व्रह टीका हो गया। अब डड वाला बता देता हूँ। तो उड्डयन, देखो ये शब्द है उड्डयन, उड्डयन। देखो ये भी शब्द शुद्धि में आता है। कभी कभी आपको ये आपको खे कीड़े वाला भी इड़े दे देता है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूजन है। तो उड्डयन में आपको पता है कि उत प्लस डयन। तो देखो ये ते आ गया और डे आ गया, ते और डे मिलकर डड बनता है। देखो ये डड, ठीक है ना। तो देखो ये ते और डे मिला तो ये बन गया डड, और ये ऊ आगे जुड़ा हुआ है प्लस यन जुड़ गया, ये हो गया उड्डयन। इस प्रकार अब हम आ जाते हैं ले वाले में। तो देखो उल्लंघन, उल्लंघन वर्ड आपको मैं बताऊं। देखो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ढेरों सारे एग्जाम्पल है, कितने भी पढ़ सकते हो। तो उल्लंघन में हमें पता है उत प्लस ये हो गया लंघन। तो हमें पता है ते और ले मिलकर क्या बन जाता है, लल बन जाता है। एक ले का आगमन हो गया, ये हो गया उल्लंघन। जैसे उल्लास हो गया, उल्लेख हो गया, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अब शे वाला बताता हूँ कि शे वाले में क्या होगा। तो जैसे आपने एक ये शब्द सुना होगा उच्छ्वास, देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
उच्छ्वास, देखो ये शब्द है उच्छ्वास, ठीक है। एक आपको बताऊंगा अभी तच्छी वर्ड भी बताऊंगा, देखो ये, चलो दो एग्जांपल पढ़ लेता हूँ। और ये तच्छी वर्ड तो मतलब स्टार मार्क है, और ये भी वैसे स्टार मार्क है, कम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 6 हलंत क्यों आया, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो उच्छ्वास है तो इसका मतलब हमें पता है चच बना है, और चच बना है तो इसका मतलब उत तो कहीं ना कहीं आया होगा। अब चच तो इसमें भी बन रहा था, तो हम सोच रहे हैं कि भाई 6 आ जाए, लेकिन 6 आए तो छ्वास कोई शब्द नहीं होता, तो फिर हमने इस से वाले को सिस्टम लेकर आए। और देखो उत प्लस श्वास, और श्वास हम जो श्वास ग्रहण करते हैं वो होता है। तो देखो ते के बाद क्या आया से, और ते के बाद से मिलकर क्या बनता है चच, और ये बना हुआ है चच। हलंत इसलिए है क्योंकि देखो ये से आधा है, इसलिए 6 भी आधा होता है, इसलिए ये 6 हलंत रहेगा। इसका संधि विच्छेद हो गया उत प्लस श्वास। अब जैसे तच्छी हुए, तो तच्छी हुए तो हमें पता है तत् आ जाएगा, प्लस अब सी वर्ड आ जाएगा। ये बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है, ध्यान रखना तच्छी हुआ। अब देखो हे वाला अंतिम एग्जाम्पल बचा हुआ है, हे वाला। और हे वाला दद्द कैसे बनता है, तो दद्द वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने वर्ड पढ़ा होगा उद्धार, देखो दद्द उद्धार, वैसे ऐसे भी लिख सकते हो उद्धार, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो उद्धार, ठीक है, दोनों सेम ही शब्द हैं। और ये जो नीचे लिखा होता है ये कंप्लीट रहता है, जो ऊपर लिखा होता है वो आधा रहता है। आपको हिंदी में इतना तो ज्ञान होना चाहिए। उद्धार है तो हमें पता है, देखो उत हो जाएगा, प्लस अब ये हार हो जाएगा, तो उत प्लस हार। और हमें पता है देखो ते है और उसके बाद है, और ते और है मिलकर क्या बन जाता है दद्द बन जाता है, तो इसलिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो उद्धार होगा। अब जैसे उद्रण, उद्रण, उद्रण का हो जाएगा उत प्लस हरण, ठीक है। तो ये मैंने आपको 7 एग्जाम्पल बताए हैं, और सातों के कैसे परिवर्तन होगा वो चीज़ बताई है। अब आ जाते हैं हम 5वें। अब स्वर के बाद 6 आ जाए तो क्या होता है, तो देखो स्वर, और स्वर में कौन कौन से होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ए, आ, ई, ऊ और छोटा ऊ और री, यही स्वर है। ओ औ ए उनमें काम नहीं करेगा, ध्यान रखना, या ऐसे शब्द होते ही नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, उन शब्दों में ये काम नहीं करेगा। तो ए, आ, ई, ऊ और री अगर ये मिल जाए, ए, आ, ई, ऊ और री शब्द मिल जाए, इसके बाद 6 आ जाए, क्या आ जाए 6 आए, तो वही बन जाता है चच। क्या बन जाता है चच, जो भी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं। तो 6 में ज़्यादातर तो ये नियम काम करता है कि क्या बन जाएगा भाई चच बन जाएगा, और इसमें भी कोई वो रॉकेट साइंस है नहीं। जैसे अनुच्छेद, एग्जाम्पल देखो अनुच्छेद, ठीक है। तो देखो अनुच्छेद है तो हम जानते हैं कि इसका संधि विच्छेद होगा अनु प्लस छेद। तो देखो ये ऊ है, ऊ के बाद क्या आया 6 आया, तो ध्यान रखना इसमें चे का आगमन होता है, ये ध्यान रखना, या मैं यूं कहूँ कि 6 की जगह चच बन जाता है, ये ध्यान रखना। ये लोप नहीं होते हैं, इसका ये ध्यान रखना। इसमें 5वें नियम में ध्यान रखना, ए, आ, ई, ये स्वर लोप नहीं होते हैं, यूं मैं लिख ही देता हूँ, स्वर लोप नहीं होते हैं, इस नियम में याद रखना, ठीक है ना। जैसे अनुच्छेद हो गया, विच्छेद आच्छादन हो गया, प्रतिछाया हो गया, परिच्छेद हो गया, विच्छेद हो गया, ठीक है ना। जैसे देखो विच्छेद, विच्छेद तो हमें बताया विच्छेद का हो गया वी प्लस छेद, ठीक है, ये विच्छेद हो गया। मात्र छाया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कभी मिल जाता है आपको मात्र छाया, तो ये मात्र प्लस देखो वर्ड है छाया, तो हमें पता है मात्र छाया है, तो इसका मतलब ऑलरेडी चे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया मात्र, और ये चे वर्ड आ गया, और कुछ नहीं हुआ। तो ध्यान रखना जब भी चे वर्ड बीच में आ जाए तो उस धन प्लस से पहले ए, आई, ऊ और री स्वर मिलेगा, और उसके बाद आपको कन्फर्म 6 मिलेगा। 5वां नियम कंप्लीट हो गया। अब 6वें की ओर चलते हैं, और देखो ये अनुस्वार वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए, और इसमें मैं मेरे नाम की संधि विच्छेद बताऊंगा। मेरा नाम संजय है तो उसकी संधि विच्छेद क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, और क्यों करेंगे इसके बारे में बताएंगे। देखो मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए, इस चीज़ को समझना, मैं के बाद कोई भी व्यंजन आए तो क्या परिवर्तन होगा। तो मैंने देखो ये ABC करके 3 क्यों लिखे हैं, तो मैं 3 तरीके से बताऊंगा, है ना। कि मैं के बाद देखो के से लेके अब देखो के से लेके हमें पता है कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, तो के से पे वर्ग तक तो 5 वर्ग हैं, कितने वर्ग हो गए, तो देखो 5 वर्ग आ जाए, किसको छोड़कर, अभी एक मैं बताऊंगा, एक व्यंजन को छोड़कर वो इसमें आएगा, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, देखो इसमें इसे ये में आएगा, तो मैं को छोड़कर के से लेके पे वर्ग तक कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी व्यंजन आ जाए, तो ध्यान रखना ये जो मैं है ये किस में चेंज हो जाता है, अनुस्वार में चेंज होता है। अनुस्वार ये होता है इस प्रकार, इसको अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अब देखो ये मैं जो है अनुस्वार में चेंज हो गया, क्या और भी कोई परिवर्तन हो सकता है, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद इसमें से जिस भी वर्ग का शब्द आए उस वर्ग का 5वां व्यंजन, कौन सा 5वां व्यंजन,
कि जैसे मान लो इसमें के वर्ग का कोई शब्द आ गया, अभी एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे कि के वर्ग का कोई शब्द आ गया तो ध्यान रखना ढ़े बनेगा। ऐसे ही मान लो चेक का कोई शब्द आ गया तो ये बनेगा, ऐसे णे बनेगा, ऐसे ने बनेगा। अगर मान लो में हो जाए तो ध्यान रखना इसका अनुस्वार नहीं बनेगा, ये में ही बना रह जाएगा, आधा में बना रह जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। या मैं यूं कह दूं, देखो यदि में के बाद में आता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, क्या नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये अनुस्वार में चेंज नहीं होगा, ये आधा में जो है हुबू बना रह जाएगा। ये देखो आधा में हुबू बना हुआ है और ये मैंने हुबू लिख दिया। अगर में के बाद मान लो ये रे ले वे और से और है ये आ जाए तो ध्यान रखना इसका केवल अनुस्वार ही बदलेगा, क्योंकि इसमें कोई पांचवा वर्ण व्यंजन है ही नहीं। तो देखो इसमें दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन यूज में ले सकते हो, या तो अनुस्वार बना सकते हो या पांचवा व्यंजन भी बना सकते हो। और हमें पता है कि कौन पांचवा व्यंजन बनाना चाहेगा, सारे अनुस्वार बनाना चाहेंगे। भाई देखो इसमें परिवर्तन होता नहीं है, सब में अनुस्वार बनता है। तो हम तो अभी तक इसको ऐसे ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मान लो मैं पहले आए फिर कोई सा भी व्यंजन आए तो अनुस्वार ही बनता है। लेकिन अनुस्वार तो बनता है, लेकिन कभी कभी क्या आता है कि ऑप्शन में ये पांचवा व्यंजन दे देते हैं, तो फिर हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई ये पांचवा व्यंजन आ गया तो अब हम क्या करें। देखो एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे संकल्प है, देखो समझना, इस संकल्प का संधि विच्छेद करना है। तो अभी तक हम इस संकल्प का ये संधि विच्छेद करते हैं कि सम प्लस कल्प। देखो हमने कहा कि मैं आ गया, देखो ये मैं आ गया यहाँ पर मैं, और देखो ये के आया है। अब हमें पता है के आया तो हमने कहा कि अनुस्वार में बदल सकते हैं, बिल्कुल अनुस्वार में बदलते हैं, और बदल भी दिया। देखो ये संकल्प में अनुस्वार में बदल दिया। क्या इसका और कोई शब्द बन सकता है? तो हमने कहा कि देखो ये कौन से वर्ग का है, प्रथम वर्ग का है, तो पांचवा वर्ण भी बना सकते हो। इसका मतलब इसका आपको ये भी कर सकते थे, ये अनुस्वार ने लगा के इसको ढ़े कर सकते थे, और वो भी हलंत वाला, और ये कल्प जोड़ सकते थे। तो इसका मतलब संकल्प ये शब्द भी सही है। अगर आपको कोई कहे कि संकल्प ये सही है या ये सही है, अगर आपको शब्द शुद्धि में कभी दे कि संकल्प ये सही है क्या, तो आपको कहना बिल्कुल सही है। क्या सही है? बिल्कुल सही। ऐसे ही देखो मैं संजय की संधि विच्छेद बताता हूँ, जो कि मेरा नाम है। तो देखो संजय की संधि विच्छेद क्या होगी, तो देखो ध्यान देने वाली बात है। देखो मैं एक चीज बताऊं, अभी दोनों में साथ में बताऊंगा कि संजय की संधि विच्छेद हो जाएगी सम, और ये प्लस हो गया जे। तो हमें पता है मैं के बाद जे आया तो ये इसका अनुस्वार चला जाता है, ये अनुस्वार चला गया संजय। क्या इसका और कोई नाम हो सकता है? बिल्कुल और नाम हो सकता है। देखो जे है तो चे वर्ण है, चे वर्ण का अंतिम वर्ण होता है णे, तो ये णे आधा और ये जे ये, तो इसका मतलब संजय ये शब्द भी सही है। हालांकि हम लिखते नहीं है, बाकी संजय ये भी सही है। तो क्या ये संजय ये सही है क्या? देखो ये ने आधा और जे ये, और ऐसे ही मैं संकल्प में कह दूं कि से ने संकल्प में मैं कह दूं से ने कल्प है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। ये ध्यान रखना, ने आधा नहीं आएगा, या तो अनुस्वार आएगा या ये आएगा। ने आधा तभी आता जब इसके प्लस के बाद ते वर्ग का कोई वर्ण होता, ठीक है ना। तो ने आधा तभी आता जब किस वर्ण का होता? ते वर्ण का होता। ये ध्यान देने वाली बात है। यदि ते वर्ण का होता तो मैं जरूर यहाँ पर आपको क्या लिख सकता था? नहीं लिख सकता। जैसे अभी देखो मैं बता देता हूँ कि जैसे संतोष है, एग्जाम्पल अपने पास खूब सारे पड़े हैं। जैसे संतोष है, ये भी लिख सकते हो, और संतोष हमने ये भी दिखा था कि ये भी सही है। तो इसका संधि विच्छेद क्या है? तो हमें पता है, देखो सम प्लस तोष, ठीक है। अब हमें पता है, देखो सम प्लस क्या है? तोष है। अब हमें पता है कि ये सम प्लस तोष तो है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो सम प्लस तोष है। अब ते का आ गया, इसलिए हम यहाँ पर पांचवा वर्ण भी लिख सकते हैं और अनुस्वार भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही सही है। लेकिन संजय और संकल्प के केस में ऐसा नहीं था, संतोष के केस में जरूर है, क्योंकि यहाँ पर ते वर्ग का कोई शब्द है। तो यदि आपको कहीं आधा ने लगाना है तो ये ध्यान देने वाली बात है कि आधा ने के बाद यदि ते वर्ग का कोई अक्षर है तो आप आधा ने लगा सकते हो, वरना आधा ने गलत है। ये ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। अब जैसे बी वाला बता देता हूँ। बी वाले में जैसे सम्मति है, तो आपको पता है सम प्लस मति, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यही है कि सम्मति है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और बाकी कोई भी, जैसे मान लो कि संयम वर्ड है, देखो संयम सी का बता रहा हूँ ना, संयम, तो हमें पता है सम प्लस यम, ठीक है। तो हमें पता है ये रेलेवे में से आए तो अनुस्वार ही जाएगा, और कोई उपाय नहीं है, तो ये अनुस्वार। तो छठवां नियम आपके हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं सातवें नियम की ओर। अब सातवां नियम क्या है कि ने वर्ण का णे में बदलना। कि कभी कभी आप देखते हैं कि ने जो है णे में बदल जाता है, जैसे ही दो शब्दों को हम प्लस करते हैं ने णे में बदल जाता है। तो ये क्या स्थिति है, इसको आपको समझना है कि देखो दो
बी दे, ए और बी देखो दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल बता देता हूँ कि देखो अगर मान लो प्लस से पहले आधा से आपको मिले और उसके बाद या तो ने मिल जाए या ना मिल जाए या अन मिल जाए, तो ध्यान देना परिवर्तन कुछ नहीं होगा, ये शब्द भी हुबहू पड़ा रहेगा। ये जो ने है ये किस में चेंज हो जाएगा, अणे में चेंज हो जाएगा, आपको इतना सा ध्यान देना। जैसे आप देखो कृष्ण है, कृष्ण वर्ड है, अब हमें पता है कृष्ण वर्ड है तो इसका संधि विच्छेद क्या रहा होगा कि देखो हमें पता है से हलन तो चाहिए प्लस से पहले, तो ये देखो क्रिस लिख दिया, तो क्रिस। अब हमें पता है केवल अणे है तो ये देखो ने आया होगा कहीं ना कहीं, तो देखो क्रिस प्लस ने क्या बना होगा, कृष्ण। ऐसे देखो तृष्णा, तृष्णा, तो हमें पता है तृष्णा में देखो त्रिस वर्ड रहा होगा कहीं ना कहीं, प्लस ना वर्ड रहा होगा, तो ये हो गया त्रिस प्लस ना, तृष्णा, ठीक है ना। ऐसे ही शोषण वर्ड हो जाएगा, शोष प्लस अन, देखो शोषण का बता देता हूँ, ये शोषण है, ठीक है, शोषण। अब देखो शोषण का क्या संधि विच्छेद होगा, तो हमें पता है शोष प्लस, अब देखो क्योंकि देखो से आधा रहा नहीं, से आधा ना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं अन आया होगा, ठीक है, तो इसका मतलब शोष प्लस अन क्या हो जाएगा, शोषण। ये हो गया। दूसरा बी नियम ये कहता है कि यदि ने के बाद ये रे और री, ये तीन शब्द याद रखना है, तीन वर्ण याद रखना है शब्द क्या, ने के बाद ये रे री आ जाए तो ने किस में चेंज होता है, ने में, या ये पहले भी आ सकता है ये रे और री, फिर उसके बाद नहीं आ जाए, तो दोनों है कि प्लस से पहले भी आ सकता है प्लस के बाद भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पता, ने किस में चेंज हो जाएगा, अणे में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे भरण शब्द है, अब हमें पता है देखो भर आ गया प्लस ने, तो हमें पता है देखो पहले रे आया और फिर ने आया, तो जब भी रे और ने का आपको कॉम्बिनेशन दिखना है तो अणे बन जाता है, ये हो गया भरण। ऐसे जैसे रामायण देखो, एग्जाम्पल बताते भी रामायण का, तो देखो रामायण में क्या हो जाएगा, जैसे हमें पता है कि राम, रामा कोई शब्द नहीं होता, राम होता है, और प्लस हमें पता है अयन, देखो तो मैं आ गया, देखो इधर देखना कि राम प्लस अयन, तो ये राम प्लस अयन क्या हो जाएगा, रामायण। अब देखो आप ये सोचोगे कि भाई इसमें तो देखो ये आया है, ये तो थोड़ा दूर है, तो ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा दूर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो रामायण में आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा दूर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही परिमाण हो सकता है, परिणाम हो सकता है, प्रांगण हो सकता है, जैसे मरण हो गया, देखो ये शब्द हो गया मरण, भरण, है ना, तो मरण में क्या हो जाएगा, मर प्लस नहीं हो जाएगा, तो मर प्लस नहीं हो जाएगा, मरण हो जाएगा। तो इस प्रकार आप खूब सारे एग्जाम्पल है इसमें पढ़ सकते हैं। फिर 8वां देखो कि स्वर के बाद से आने पे ये जो शे है ये किस में चेंज हो जाता है, शे सड़क वाला, शे षटकोण में चेंज हो जाता है, इस चीज को समझना है। अब देखो यहाँ स्वर क्या होगा, तो पहले इस चीज को समझ लेना कि स्वर में यहाँ पर ए और आ नहीं होगा और बाकी कोई सा भी स्वर आ सकता है, तो ए और आ नहीं होगा, क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए और उसके बाद में ये से आ जाए, तो ये से आपको बिना पूछे किस में चेंज हो जाएगा, से षटकोण में चेंज हो जाएगा। कि जैसे आपने देखा होगा विषम, ठीक है, तो विषम का संधि विच्छेद आप यही करते आ रहे होंगे, वी प्लस सम, कि देखो वी, ये देखो वी में क्या है, हमें पता है ई स्वर है, और ई स्वर के बाद मैंने कहा कि कोई भी से सड़क आ जाए, ई के बाद भाई ई स्वर के बाद कोई भी से सड़क हो जाए तो से सड़क किस में चेंज हो जाती है, से षटकोण में चेंज हो जाती है। ऐसे ही देखो निषेध, निषेध हो गया, तो निषेध में देखो ये नी और हमें पता है ये सेध हो गया, ठीक है, निषेध, तो नी प्लस सेध, ई प्लस ये से सड़क वाला आ जाए तो से षटकोण में चेंज हो जाता है। ऐसे ही मान लो अभिषेक है, अभिषेक वर्ड, तो अभिषेक की यदि संधि विच्छेद कोई पूछे तो हमें बताया अभी प्लस शेक होता है, और ये है देखो ई आ गया और ये से आ गया, तो ये मिलकर से में चेंज हो गया। इसका अपवाद है, मैंने कहा ना 3 ही अपवाद है, तो 2 तो हम गुण संधि और वृद्धि संधि में पढ़ चुके हैं, एक अपवाद है इसी का। तो देखो ये कुछ शब्द हैं, जैसे देखो अनुसरण है, विस्मरण है, अनुस्वार है, विसर्ग है, अनुसार है, इसमें ये जो से है ये से षटकोण में चेंज हुआ ही नहीं, समझ पा रहे हो ना। हालांकि संधि विच्छेद तो यही होगा इनका, कि जैसे अनुसरण का तो अनु प्लस शरण हो जाएगा, अनु प्लस शरण हो जाएगा, ऐसे विस्मरण का विष, वी प्लस स्मरण हो जाएगा, स्मरण, ऐसे अनुस्वार का अनु प्लस स्वार हो जाएगा, है ना। संधि विच्छेद तो यही होगा, जैसे विसर्ग का वी प्लस सर्ग हो जाएगा, ठीक है, अनुसार का अनु प्लस सार हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनके संधि विच्छेद तो यही होंगे, लेकिन देखो ये जो से है ये किस में चेंज नहीं हुआ, से षटकोण में। तो ये 4-5 अपवाद याद रख लेना, बाकी में ये नियम काम करता, ठीक है। 8वां कंप्लीट। फिर 9 नंबर नियम, 9, 10, 11 3 नियम बाकी हैं, अब हम थोड़ा सा अंतिम चरण में हैं, तो अब 5-7 मिनट का समय और लेंगे। अब देखो
कि से षटकोण के बाद यदि मान लो ते थे आ जाए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा रहा हूं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं कि यदि से षटकोण के बाद ते और थे आ जाए तो ध्यान रखना ते तो किस में चेंज हो जाता है, टे में, और थे हो जाएगा ठे ठठेरे वाले में, ठे ना, इस ठे में। तो देखो ते तो हो जाएगा टे में चेंज, थे हो जाएगा ठे में चेंज, और ये हुबहू रहेगा से। तो अब एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो देखो आकृष्ट शब्द है, इस चीज़ को समझना कि आकृष्ट शब्द है। तो आकृष्ट शब्द ये होता है कि आकृष्ट ये हो गया आकृष्ट शब्द। अब आकृष्ट शब्द की यदि आपको संधि विच्छेद पूछे तो हमें पता है, देखो ये आकृष्ट ये हो गया प्लस, अब से हलंत है, अब से हलंत के बाद देखो टे आ रहा है, देखो इसमें टे आ रहा है तो इसका मतलब पीछे क्या आ रहा होगा, ते रहा होगा, तो आकृष्ट प्लस ते इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही देखो सृष्टि, ये लो सृष्टि, तो हमने पता है कि सृष्टि है तो सृष्टि का संधि विच्छेद हमेशा पता है, सृस से आता है तो ये हलंत रहा, प्लस अब हमें पता है टी रहा है तो वहां कहीं ना कहीं ती रहा होगा, तो ये हो गया ती सृष्टि। ऐसे ही पुष्टि, निकृष्ट, इष्ट, उत्कृष्ट, देखो उत्कृष्ट का बता देता हूँ कि उत्कृष्ट का यदि आपको संधि विच्छेद पूछे तो देखो ये हो गया उत्कृष्ट से हलंत, उत्कृष्ट प्लस क्या हो जाएगा ते, तो उत्कृष्ट प्लस ते क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। ये तो हमने सभी टे वाले बताए, थे वाला बताया नहीं, तो थे वाले में देखो पहला शब्द मैं बता देता हूँ आपको, पृष्ठ, क्या बताऊँ, पृष्ठ। अब देखो पृष्ठ है, ठे आया है तो हमें पता है देखो इसका संधि विच्छेद होगा प्रिस प्लस, यहाँ ठे आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, थे रहा होगा, तो प्रिस प्लस थे रहा होगा। अब देखो षष्ठ, देखो कई षष्ठ बहुत ही अशुद्ध लिखते हैं, यहाँ ठे के पीछे हलंत लगाते हैं, तो देखो इस षष्ठ का संधि विच्छेद बता देता हूँ। तो षष्ठ का संधि विच्छेद होता है सस, और ये हलंत हो गया, प्लस हमें पता है यहाँ ठे ने रहकर क्या रहा होगा, थे रहा होगा, तो सस प्लस थे क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अनुष्ठान, देखो इस शब्द को भी देख लो, अनुष्ठान, तो हमें पता है क्या रहा होगा कि ये शब्द रहा होगा अनुस हलंत प्लस थान, ठीक है। इस प्रकार आपको संधि विच्छेद याद रखना। 10वां नियम, देखो 10वां नियम है कि देखो इसके 2 एग्जाम्पल हैं, और मैं तो इनको स्टार मार्क देता हूँ क्योंकि 2 एग्जाम्पल हैं, तो कभी ना कभी ये एग्जाम में आएंगे, और अब आने वाले एग्जाम्पल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं। देखो क्या नियम कहता है कि देखो ये किसी एक शब्द की बात है कि एक शब्द में री आएगा और री के जस्ट बाद में ते या क्या आएगा, दे आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि ते और दे से पहले री आ रहा हो और उसके बाद में प्लस का चिन्ह हो, और प्लस के चिन्ह के बाद में मैं आ जाए, तो ध्यान रखना ते और दे किस में चेंज हो जाएंगे, हणे में चेंज हो जाएंगे। तो इसके 2 एग्जाम्पल है, तो देखो मैं बता रहा हूँ 2 एग्जाम्पल कौन से हैं। एक तो मृण में, इस मृण में का संधि विच्छेद करो, ऐसा आता है एग्जाम्पल में कि इस मृण में का संधि विच्छेद करो, और दूसरा आता है मृण मूर्ति, क्या आ जाता है, मृण मूर्ति, दूसरा आ जाता है मृण मूर्ति, थोड़ा सा एक सेकंड, दूसरा आ जाता है मृण मूर्ति, क्या आ जाता है, मृण मूर्ति। अब देखो एक तो मृण में है, एक मृण मूर्ति, इनका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हमें पता है देखो ये री आ रहा है, तो री के बाद कहीं ना कहीं ते या दे रहा होगा, तो देखो या तो मृण में की बात है तो देखो मृत, क्या आ गया, मृत, तो देखो री के बाद जस्ट क्या आ गया, ते, और अगर आगे आ गया में, तो देखो री ते में, ये 3 शब्द आ गए, री ते में। तो हमने कहा कि केवल ते दे ही चेंज होगा, ये ते ही चेंज होगा, और ते किस में चेंज हो जाएगा, हणे में। तो देखो मिरी हुबहू पड़ा है, और ते हलंत, ये हणे हलंत हो गया, और मैं पीछे जुड़ गया, तो ये हो गया मृण में। ऐसी मृण मूर्ति है, तो देखो ये रहा मृत प्लस मूर्ति, ठीक है। तो हमें बता देखो ये ते किस में चेंज हो जाएगा, हणे में, तो देखो मिरी हुबहू पड़ा है, और ते किस में चेंज हो गया, आधा हणे में, और ये मूर्ति हुबहू शब्द, और ये मृण मूर्ति। 10वां नियम कंप्लीट। लास्ट नियम है 11वां नियम, जो बहुत ही ईजी है कि आपको कहीं भी सम शब्द मिले और या परिशब्द मिले, उसके बाद में कहीं भी कृत, कार, कृति, करण और कर्ता शब्द मिल जाए, चाहे इसमें मिले चाहे उसमें, तो ध्यान रखना एक से का आगमन हो जाता है, इसमें से षटकोण वाला। तो परि में तो से षटकोण वाला आगमन होगा, और सम में से सड़क वाला आगमन होगा, बस इतना याद रखना है। और मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ कि जैसे मान लो संस्कृत है, अगर आपको संस्कृत का संधि विच्छेद पूछे, तो देखो संस्कृत में हमें पता है सम शब्द आएगा, सम प्लस आगे हमने क्या लिखा, कृत। अगर कृत आ गया, देखो ये रहा कृत, तो कृत आ गया तो हमें पता है से का आगमन हो जाएगा, तो से का आगमन, से का आगमन हो जाएगा, से का आगमन हो जाएगा, से का आगमन हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें से का आगमन हो जाएगा, तो सम प्लस कृत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संस्कृत, क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे संस्करण कह सकते हैं कि संस्करण, ध्यान रखना कि संस्करण है,
तो हमें पता है संस्करण में सम प्लस क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा, सम प्लस करण हो जाएगा, तो सही का आगमन हो जाएगा। ऐसे ही परिष्कृत में जैसे देखो परिष्कार है, परिष्कृत है, ये हम सभी एग्जाम्पल जानते हैं कि ये हो गया परिष्कार और ये हो गया परिष्कृत। क्या हो गया, परिष्कृत हो गया। तो परिष्कार में हम जानते हैं और परिष्कृत में हम जानते हैं क्या होता है। तो देखो ये हो गया परिवर्ड हो गया प्लस कार, तो परि प्लस कार हो गया और ये परि प्लस क्या हो जाएगा, कृत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अब आगे जो विसर्ग संधि है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में जो 5-10 मिनट का आएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजन संधि को हमने 11 नियमों की सहायता से बांटा है। अगर वीडियो को एक बार पुनः देख लेना, खूब एग्जाम्पल मिला लेना और जो मैंने बताए हैं वो शब्द आप याद कर लेते हो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके कोई भी एग्जाम में संधि का शब्द तो गलत नहीं होगा। तो इसी साथ इस वीडियो को विराम देते हैं और ऐसे और भी हम एसआई पटवारी रीड और आरएस से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा हम मानते हैं कि इससे रिलेटेड अगले वीडियो और आते रहेंगे। ठीक है, नमस्कार साथियों।